Assalamualaikum. Can everyone hear me and see me? Please chat का बटन यूज करते हुए let me know. आवाज क्लियर है? परफेक्ट, थैंक यू सानिया। कैसे हैं आप सब? Wishing you all a very very happy Ramadan to all those who are celebrating. अब तो कुछ दिन ही रह गए हैं। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर ना आए विद इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स तो प्लीज बताइएगा। ठीक है। परफेक्ट, थैंक यू। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ज़्यादा वेट हम नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का हमारे पास टाइम है और बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। आई फील लाइक आई हैव मेड सो मेनी स्लाइड्स और मुझे एक डर भी है कि शायद मैं इन टाइम कवर ना कर सकूं, लेकिन चलें, पूरी कोशिश है। बिकॉज आई थिंक जब हम किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना शुरू करते हैं जिसके बारे में हम बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं, थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं, तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कंटेन करना कि कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए और कितनी नहीं करनी चाहिए। सो बिफोर वी बिगिन, जस्ट थोड़े से ग्राउंड रूल्स आप लोगों को ईमेल में भी आए होंगे। कि हम आई वोंट बी हैविंग यू गाइज ऑन अनम्यूट, तो आप लोग म्यूट रहेंगे थ्रू आउट द होल सेशन जस्ट टू बी माइंडफुल ऑफ द टाइम और कोई डिस्ट्रप्शंस हमें ना हो उसकी वजह से। चैट का प्लीज़ भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई सवाल बीच में ऐसा आ रहा हो कि आपको बहुत ज़ोर से अर्ज हो रही हो कि मैंने पूछना ही पूछना है, अदरवाइज आई विल फॉरगेट, आप चैट में लिख के छोड़ सकते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हम आई विल ट्राई एंड फिनिश 5 मिनट्स अर्ली ताकि सबके सवालात अकोमोडेट हो जाएं। ठीक है। उसके अलावा मेरे पास इस वक्त मेरे हाथ में एक फिजेट टॉय है। इट्स लाइक अ पॉपेट टॉय। तो अगर बीच में आप लोगों को कुछ अजीब सी पॉपिंग साउंड्स आए तो परेशान नहीं होइएगा। कभी कभी व्हेन आई गेट नर्वस व्हेन आई एम टॉकिंग तो मैं ये पॉपेट टॉय यूज करती हूँ। इट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स मी काम डाउन। ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक है ऑटिज्म को एक्सेप्ट कैसे करें। इसकी ऑडियंस के लिए आई रियली वांटेड कि हम पेरेंट्स को तो हम इन्वॉल्व करें ही करें, लेकिन प्रोफेशनल्स से आज बात करनी बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के साथ साथ, क्योंकि पेरेंट्स के एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो कि थोड़ी सी शायद आप लोगों के लिए अनफेमिलियर हो। मे बी सम ऑफ यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या मतलब है, लेकिन आई जस्ट राइट डाउन एंड आई एक्सप्लेन कि अगर ये टर्मिनोलॉजीज आप आगे प्रेजेंटेशन में देखें तो उसका क्या मतलब है। तो न्यूरोटिपिकल का वर्ड या एटिपिकल का वर्ड हम यूज करते हैं आपके जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, जो कि विदाउट एनी डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म या विदाउट एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको आई डोंट लाइक यूजिंग दिस वर्ड एनी मोर, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, इन लोगों को हम नॉर्मल लोगों में कंसिडर करते हैं। ठीक है। न्यूरो डाइवर्जेंट ऑन द अदर हैंड, ये वो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, जितना हम समझते हैं उससे कई ज्यादा ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनकी ब्रेन्स हमारे ब्रेन से, जो एटिपिकल ब्रेन है, उससे थोड़ा सा डिफरेंटली फंक्शन करते हैं। ठीक है। न्यूरो डाइवर्स या न्यूरो डाइवर्सिटी, न्यूरो डाइवर्स पॉपुलेशन या न्यूरो डाइवर्सिटी एक आइडिया है दैट जो
नेचुरल वेरिएशंस हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उसको बेसिकली हम एक्सेप्ट करते हैं। सो नेचुरल वेरिएशंस इन हाउ पीपल थिंक, हमारे बिहेवियर्स, हमारे लर्निंग स्टाइल्स, हमारे कम्युनिकेशंस, और न्यूरो डाइवर्सिटी या न्यूरो डाइवर्स पॉपुलेशन में ऑटिस्टिक लोग आते हैं, एडीएचडी के साथ लोग आते हैं, डिसलेक्सिया या अदर न्यूरो डाइवर्स कंडीशंस। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपस में लिंक्ड हैं। उसके अलावा जो चौथी टर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट्स कॉल्ड न्यूरो अफर्मिंग। वी गोइंग टू फोकस अ लॉट ऑन बीइंग मोर न्यूरो अफर्मिंग। बट न्यूरो अफर्मिंग का क्या मतलब है? जब मैं कहती हूँ वर्किंग टूवर्ड्स अ न्यूरो अफर्मिंग पाकिस्तान, जो कि मेरा ड्रीम है कि हम और न्यूरो अफर्मिंग हो जाए, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, न्यूरो अफर्मिंग प्रैक्टिस या न्यूरो अफर्मिंग पर्सन वो इंसान है जो कि इन न्यूरो डाइवर्स डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करता है, embrace करता है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फिक्स इट। राइट? वो उन इन सारे ब्रेन्स को हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा मानता है, द डिफरेंसेस इन द ब्रेन्स, एंड दे बिलीव कि ये डिफरेंसेस हर बंदे को स्पेशल बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं और वर्दी बनाते हैं। वर्दी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दीज इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो वर्दी ऑफ लिविंग अ क्वालिटी लाइफ। ठीक है? अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट गेटिंग इनटू द एक्सेप्टेंस पार्ट, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी द प्रोसेस ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ का वर्ड मैंने क्यों यूज किया है, आप सोच रहे होंगे। ग्रीफ का वर्ड तो ऐसा नहीं है जो हम यूज करते हैं जब कोई हमसे बिछड़ जाता है, when we are going through experiencing the death of a loved one. Sometimes होता क्या है, actually it's very common, more common than we think। जब हमारी पास इर्द गिर्द ये फैमिलीज डॉक्टर्स के पास जाती हैं अपने कंसर्न्स लेके, और डॉक्टर उनको कहता है आगे से कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, ये एक जुमला, इट कैन एक्चुअली टेक द पेरेंट थ्रू अ प्रोसेस विच इज वेरी सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ ग्रीफ जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी की डेथ पे। अब मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, एंड इट विल स्टार्ट टू मेक सेंस इन अ मिनट। आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें, एंड पेरेंट्स के लिए तो डेफिनेटली इट्स देयर ओन एक्सपीरियंस, तो वही समझ सकते हैं। हमारे लिए एज क्लिनिशियन इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम और कंसिडरेट हो सकें जब ये पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, हमारे माइंड में ये चीज़ चल रही हो कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, हम कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल हम खुद उस चीज़ से ना गुजरे, हम 100% तो कभी भी नहीं समझ सकते। लेकिन ये कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू हमें अंदाजा ज़रूर हो सकता है। राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रीफ, it is actually the loss of a child that they expected to have। ठीक है, इसलिए वो प्रोसेस इतना ग्रीविंग और इतना ऐसा होता है, बिकॉज इट इज एक्चुअली द डेथ ऑफ अ चाइल्ड, द परफेक्ट चाइल्ड इन देयर हेड। ठीक है, तो हमने ये स्टेप्स माइंड में रखने हैं कि अ लॉट ऑफ दीज पेरेंट्स गो थ्रू द साइकिल ऑफ ग्रीफ। उसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट स्टेज माइट बी डिनायल। ठीक है, डिनायल में क्या होता है? ये मेरे साथ तो नहीं हो सकता, नहीं नहीं मेरे बच्चे को ऑटिज्म नहीं है। ठीक है, दीज इंडिविजुअल्स ये रिफ्यूज करेंगे एक्सेप्ट करना ये फैक्ट कि एक लॉस हो चुका है। दे मे मिनिमाइज या डिनाई द सिचुएशन। ठीक है, और इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि लव्ड वंस, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा सपोर्टिव रहें बेसिकली, बट ऑनेस्ट भी रहें। ठीक है, इस टाइम पे अगर कोई उनको ये आके इन्फॉर्मेशन दे दे कि नहीं आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गोइंग टू बी ओके, देन इट कैन एक्चुअली प्रोलॉन्ग द डिनायल स्टेज समटाइम्स। उसके बाद आता है एंगर। एंगर में होता है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया। ठीक है, जब ये लॉस हमें रियलाइज होता है तो हम अपने ऊपर भी गुस्सा निकालते हैं, हम कहते हैं ये मैंने ऐसा क्या कर दिया, व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी, मैं तो हमेशा सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ, मेरे बच्चे को ऑटिज्म क्यों। ठीक है, ये बहुत अनफेयर है, दिस इज हाउ दे स्टार्ट टू बिलीव। फिर आता है बार्गेनिंग स्टेज। बार्गेनिंग पे आता है मैं कुछ भी करूंगा अपने हालात को बदलने के लिए। समझ रहे हैं? मैं कुछ भी करूंगा, इसमें ये भी आ जाता है मैं कुछ भी करूंगा अपने बच्चे के ऑटिज्म को चेंज करने के लिए, रिवर्स करने के लिए। और यहाँ पे पेरेंट्स को सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है,
उसके अलावा फिर आता है आपका डिप्रेशन स्टेज। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं। हम होपलेस हो जाते हैं, हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, अब हमारी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। बहुत सी दफा मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स के आपस के मामलात भी एक बच्चे की डायग्नोसिस की वजह से खराब होते हैं। दो पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, देयर ओन रिलेशनशिप becomes very affected when this actually can add to the depression phase, right? उसके बाद finally they start moving towards acceptance, right? That it's going to be okay. I need to move forward. मुझे देखना है मेरे पास करंटली क्या सपोर्ट्स हैं और मैं आगे क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और इस स्टेज पे जब डिप्रेशन से निकल के वो एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे होते हैं, वहां पे हमारी गाइडेंस और हमारी डायरेक्शन काम आती है उनको सबसे ज्यादा। ठीक है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, पहली चीज तो ये कि कहीं कहीं इसको 7 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ भी कहते हैं, कहीं कहीं फर्दर इसको ब्रेक डाउन भी किया हुआ है, तो कंफ्यूज ना होइएगा कि अगर आप गूगल करें इन स्टेजेस को तो आपको लगे कि अच्छा 5 होते हैं या 7 होते हैं। समटाइम्स देयर आर 7 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ एज वेल। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एवर कि मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक लीनियर प्रोग्रेशन, कि पहले डिनाइल है, फिर एंगर है, फिर डिप्रेशन है, फिर इन द एंड एक्सेप्टेंस है, वेयर एज इन एक्चुअली में कुछ पेरेंट्स के लिए इस इन स्टेजेस का कोई ऑर्डर नहीं होता। दे माइट बी एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग ऑल एट वंस, या मे बी वो डिप्रेशन में पहले चले जाएं, फिर एंगर में जाएं, फिर बार्गेनिंग एंड देन एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो इस तरह से भी लग सकता है, हर पेरेंट का अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं कि आसपास का आपका सपोर्ट कैसा है, so much that actually impacts their experience। तो हमारे लिए अगेन वही बात, एज क्लिनिशियंस इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये टूल अच्छा हो सकता है एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, हैवी स्टफ। समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड इन सब चीज़ों को सुनना, अंडरस्टैंड करना, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑटिज्म के बारे में। ठीक है, होता क्या है, हम अभी थोड़ा सा ऑटिस्टिक फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे। मे बी दोज आर थिंग्स जो आपको ऑलरेडी पता है, स्पेशली एज क्लिनिशियंस हम कहते हैं ये तो सारी चीज़ें हम रोज देखते हैं, हमें सब पता है। लेकिन एक्सेप्टेंस पे काम करने से पहले अवेयरनेस का होना ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अवेयरनेस वाले पार्ट पे हम अभी भी थोड़ा सा स्टक हैं। ठीक है, तो को अकरिंग कंडीशंस, अक्सर ऑटिज्म के साथ जब बच्चे आते हैं तो उनके अंदर साथ एडीएचडी के सिम्टम्स भी आते हैं, जिसके अंदर जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, जब बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनसे फोकस नहीं किया जाता। ये बहुत मैं ले मैन टर्म्स में बता रही हूँ, देयर सो मच मोर दैट गोज इनटू इट। कभी कभार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम ओसीडी कहते हैं, जो कि आजकल आई थिंक ये टर्म बहुत ओवर यूज होना शुरू हो गया है, वेयर एज इट्स एक्चुअली अ वेरी सीरियस क्लिनिकल थिंग। ठीक है, सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जब हम कहते हैं, कुछ बच्चों की बहुत रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और अगर वो उस बिहेवियर में एंगेज ना हो तो वो बहुत एंग्शियस फील करते हैं, तो समटाइम्स ओसीडी टेंडेंसीज भी साथ में आती हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स, इन बच्चों की नींद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। ठीक है, ये हमारी तरह कभी कभार तो कुछ बच्चों के अंदर ऑफ कोर्स ये चीज़ नहीं होती, कुछ बच्चों के अंदर होती है, बिकॉज अगेन ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम। दो बच्चों की एक्सपीरियंसेस सेम नहीं हो सकते। लेकिन समटाइम्स दीज किड्स फाइंड इट वेरी हार्ड टू फॉल asleep, remain asleep and then wake up feeling fresh। ठीक है, और अगर हमारी नींद पूरी ना हुई हो तो हम खुद कितने ग्रैंकी हो जाते हैं। तो सोचिए, जब एक बच्चा ऑटिज्म के साथ आ रहा है विद स्लीप डिसऑर्डर्स, और वो कई कई दिन प्रॉपर तरीके से सो नहीं पा रहा, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता होगा, आसपास के घर वालों पे क्या इम्पैक्ट होता होगा। सो वी नीड टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, जो हम कहते हैं ना ब्रेन और गट का कनेक्शन है, बिल्कुल है। ठीक है, तो अक्सर इन बच्चों में डाइजेस्टिव इश्यूज भी आते हैं। उसके अलावा एंजाइटी, आई फील लाइक ये एक ऐसी कंडीशन है जो ऑटिज्म के साथ अक्सर इट कम्स एज अ फ्री पैकेज डील। ठीक है, एंजाइटी और डिप्रेशन, हमें ऐसा लगता है कि
कभी कभी कि ये बच्चे बहुत छोटे हैं, इनको कहाँ एंग्जाइटी कहाँ डिप्रेशन होगा, लेकिन होता है। और बहुत सी चीजें क्लासिकल फीचर ऑटिज्म का तो होती ही होती हैं, साथ में एंग्जाइटी का जब पैकेज आ जाता है ना, तो इन बच्चों के लिए जिंदगी गुजारना और मुश्किल हो जाती है। कि इमेजिन बीइंग सो लिटिल इन सच अ लिटिल बॉडी एंड हैविंग टू डील विद सो मच एंग्जाइटी। हम बड़ों के लिए एंग्जाइटी डील करना कितना मुश्किल होता है, तो बच्चों के लिए या पीपल ऑन द स्पेक्ट्रम, दे फाइंड इट वेरी हार्ड। एंड देन डिप्रेशन एज वेल। तो वी नीड टू कीप इन माइंड कि ये सारी चीजें अलोंग विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसमें डिसलेक्सिया आता है, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, दीज आर लर्निंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, बच्चों की हैंड राइटिंग ठीक नहीं होती, मोटर डिसऑर्डर्स होते हैं, लिख नहीं पाते। अम, तारे जमीन पर सबने देखी हुई है, डिसलेक्सिया का बहुत एक अच्छा एक डिपिक्शन उस मूवी के अंदर है। फाइन मोटर स्किल्स बच्चों की अच्छी नहीं होती, यानी कि अपने जो स्मॉल फिंगर मसल्स हैं उनको यूज नहीं कर पाते, लार्ज मसल्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। अम, उसके अलावा जैसे अपनी शू लेसेस टाई नहीं कर पाएंगे, अल्फाबेट्स को उल्टा लिखेंगे। ठीक है, तो रीडिंग नहीं कर पाएंगे। हाइपरलेक्सिक भी होते हैं कुछ बच्चे, बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं अल्फाबेट्स एंड नंबर्स पे, लेकिन उनकी सोशल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये सारी चीजें कभी कभार दे कम, मे बी नॉट ऑल ऑफ देम, बट some of them come as a package deal with autism, and sometimes we forget that. अच्छा, ऑटिज्म को अगेन अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा बेहतर ज़रूरी ये है कि हम उसके जो दो की एरियाज हैं उसको समझें, और फिर देखें कि एक्सेप्टेंस की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। उसके अंदर से क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारा सपोर्ट मांगते हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मोर ऑफ एन एक्सेप्टेंस लेंस के अंदर हमें देखने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अंदर हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ऑटिज्म की जब कोई भी प्रोफेशनल डायग्नोस करता है ऑटिज्म को, तो वो दो की एरियाज को देखता है। डीएसएम के थ्रू अगर हम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स को देखें, कि ऑटिज्म को डायग्नोस करने के लिए दो एरियाज होते हैं जिसको हम पर्टिकुलरली देखते हैं। तो सोशल कम्युनिकेशन के अंदर ही आपकी लैंग्वेज भी आ जाती है। ठीक है, तो सोशल कम्युनिकेशन हो गई आपकी बैक एंड फोर्थ बात करना, नॉन वर्बल जेस्चर्स को आइडेंटिफाई करना। उसके अलावा आपके रिस्ट्रिक्टिव, रेपिटेटिव एंड सेंसरी बिहेवियर्स आते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, आगे थोड़ा सा और इसको इन डेप्थ में देखेंगे बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस एज वेल। उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम ऑटिज्म के तीन फंक्शनल लेवल्स को अंडरस्टैंड करें। ग्लोबली अब माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर ऑटिज्म के टर्म्स नहीं यूज होते। ठीक है, तो लेट गो ऑफ इट। आज के वेबिनार के बाद आप वो टर्म्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना हम टर्मिनोलॉजीज को यूज करना शुरू करेंगे और पिछली टर्मिनोलॉजीज को लेट गो करेंगे, हमारा माइंडसेट उसी तरह चेंज होगा। तो हम ये नहीं कहते कि बच्चा माइल्ड ऑटिज्म के साथ है, हम कहते हैं दे हैव एएसडी लेवल 1। ठीक है, जिसमें उनको थोड़ा से सपोर्ट की जरूरत होती है, राइट। फिर हम ये नहीं कहते कि ये मॉडरेट ऑटिज्म के साथ है, और हम ये भी नहीं कहते जो हम कहते हैं ना, लो फंक्शनिंग ऑटिज्म, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, नो। अब वो लेबल्स हमने बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। अब हम सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो हम ऑटिज्म को और उसके सिवियरिटी लेवल को या सपोर्ट लेवल को इस फ्रेम के अंदर देखते हैं। तो जो मॉडरेट जिसको आप कंसिडर करते हो, वो एएसडी लेवल 2 है। ठीक है, रिक्वायरिंग सब्सटैंशियल सपोर्ट। उसके अलावा फिर आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि स्पेक्ट्रम के सिवियर एंड पे, जिसको हम लो फंक्शनिंग कहते हैं, सिवियर ऑटिज्म कहते हैं, ये एएसडी लेवल 3 है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स नाउ, और जब आप अपनी रिपोर्ट्स लिख रहे हो डायग्नोसिस की या आप बात कर रहे हो, तो आप ये बात कीजिए कि ये लेवल 1 ऑटिज्म के साथ, लेवल 2 ऑटिज्म के साथ, लेवल 3, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जब प्रोफेशनल्स की फिंगर टिप्स पे आना शुरू होगा, तो पेरेंट्स की भी जबान पे आना शुरू हो जाएगा। फिर हम माइल्ड मॉडरेट सिवियर की बात नहीं करेंगे, बिकॉज थिंक ऑफ इट दिस वे एज वेल। व्हेन अ पेरेंट हेयर्स अगेन एंड अगेन कि हमारा बच्चा सिवियरली ऑटिस्टिक है, लो फंक्शनिंग है, इट्स अलॉट बेटर टू टॉक इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट कि उसको कितनी सपोर्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये एक चीज हम ग्लोबली हमने पीछे छोड़ दिया, तो अब हम पाकिस्तान में भी काम करेंगे कि हम इसको पीछे छोड़ दें और हम लेवल्स ऑफ ऑटिज्म की बात करें। सबको स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी मिलेगी, मैं स्लाइड्स भी भेज दूंगी, फिक्र ना करें। अच्छा, जो पहला की एरिया हमने आइडेंटिफाई किया था ना, सोशल कम्युनिकेशन का,
ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। कुछ बच्चों के ऊपर कुछ चीजें फिट होती होंगी और दूसरों के ऊपर कोई और चीज फिट होती होगी। सो दीज आर टेकन फ्रॉम रेजिंग चिल्ड्रन, जो ऑस्ट्रेलियन पेरेंटिंग वेबसाइट है। ठीक है। सोशल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हमारे पास ये बच्चे आते हैं जो कि लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे होते कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, या तो ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे होते, या इनके पास 1 to 2 वर्ड स्पीच होती है। मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंगली, जैसे कि हम कहते हैं कि एक 2 साल का बच्चा या 2.5 साल के बच्चे के पास 10 से 15 या 20 वर्ड्स होने चाहिए। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन इवन इफ अ चाइल्ड इज 3 years ओल्ड, या वो 4 साल का भी हो गया है, तो ये बच्चे नहीं बोल रहे, या 1 से 2 वर्ड बोलते हैं और हर चीज को उन्हीं 2 वर्ड्स के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये चीज इसमें आ सकती है। या बिल्कुल भी नहीं बोल रहे तो जेस्चर्स के थ्रू बताते हैं, पेरेंट्स को ड्रैग करके लेके जाएंगे किसी चीज की तरफ, वो कहेंगे मुझे ये चाहिए। या आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो अपीयर ऐसे हो रहे हैं एज इफ दे आर लॉस्ट, दे नॉट लिसनिंग, राइट। दे आर रेयरली यूजिंग और अंडरस्टैंडिंग जेस्चर्स, जैसे कि अगर आप उनके सामने आप उनको हेलो करोगे और आप वेव करोगे तो वो आगे से अक्सर वेव नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आइडिया नहीं हो रहा होता कि अच्छा इफ दिस पर्सन इज वेविंग एट मी, देख तो वो रहे हैं, प्रोसेस तो वो कर रहे हैं क्योंकि विजुअली कोई मसला नहीं है, राइट। बट देयर ब्रेन इज अनएबल टू टेल देम कि ओके हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू दिस, राइट। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं अपने सामने, कोई हमें जैसे वेव करता है, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक मोटर, एक एक्शन फेंकता है कि हम आगे से दोबारा वेव करते हैं, ऐसे ही है ना। तो इन बच्चों में वो कनेक्शन फॉर्म नहीं हुआ हुआ होता, जिसको फिर हम टीच करते हैं उनको, जब हम सोशल स्किल्स सिखाते हैं तो हम उनको वेव करना सिखाते हैं। ठीक है। दे आर यूजिंग ओनली लिमिटेड फेशियल एक्सप्रेशंस टू कम्युनिकेट। फेशियल एक्सप्रेशंस की जहाँ तक बात आती है, ये हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि ये बच्चे, हम कहते हैं ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस अंडरस्टैंड नहीं करते, ये इमोशंस को नहीं समझते, ये इमोशंस को उस तरह नहीं समझते जैसे हम समझते हैं, ये इमोशंस एक्सपीरियंस बिल्कुल उसी तरह करते हैं जैसे कि हम करते हैं। ठीक है, इनके अंदर इमोशनल अवेयरनेस नहीं होती, रिकग्निशन नहीं होती कि व्हाट आई एम फीलिंग इज हैप्पीनेस, व्हाट आई एम फीलिंग इट्स कॉल्ड सैडनेस, एंड दिस इज हाउ आई नीड टू मैनेज इट। ठीक है। फिर दे हैव डिफिकल्टी मेकिंग फ्रेंड्स। हमारे यहाँ अक्सर लोग ये समझते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों को दोस्त बनाना पसंद नहीं है, हालांकि ये सच नहीं है। अम, मेरी तरह, आपकी तरह ऑटिस्टिक बच्चों को भी सोशलाइज करना पसंद है, बस उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से उनको सोशलाइज करना है। ठीक है। इफ दे आर अमंग अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड मे बी इट गेट्स टू लाउड फॉर देम, तो वो एक्सपीरियंस उनके लिए नेगेटिव हो सकता है। या अगर वो देख रहे हैं एक बच्चा उनके फेवरेट टॉय के साथ खेल रहा है, उनको नहीं समझ आता कि मैं प्ले इनिशिएट कैसे करूं। ठीक है, या मैं सोशल इंटरेक्शन को इनिशिएट कैसे करूं। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चे दोस्त बनाना नहीं चाहते, दे जस्ट नीड अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम अस। अब मैं अगेन वही बात, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात इसलिए भी कर रही हूँ कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं यही चीज डिस्कस करूंगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, लेट दैट सिंक इन। All forms of communication are acceptable. Say it after me. All forms of communication are acceptable. जब हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो कि वोकली बोल नहीं सकते, तो हमारी ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि बस हमने उनको वोकली बोलना ही सिखाना है। मेरे पास क्या होता है, इस तरह के बहुत से बच्चे आ चुके हैं सेंटर में इस्लामाबाद में, जहाँ पे वो बच्चे हमारे पास सेंटर में आए 3 साल 4 साल की उम्र में। एंड देन बिकॉज वी डोंट वर्क विद टीनेजर्स, हमारे थेरेपिस्ट, मी माई सेल्फ, आई एम नॉट ट्रेन्ड टू वर्क विद टीनेजर्स, we move them to a different center when they reach the age of 7 or 8, right? Before the pubertal changes start happening and we're not able to support them. ठीक है। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि जब ये बच्चे हमारे पास आ रहे हैं 3 साल की उम्र में और ये बोल नहीं रहे, अक्सर पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है, या मे बी थेरेपिस्ट का भी यही फोकस होता है, स्पीच थेरेपिस्ट इन पर्टिकुलर, ये मैं स्पीच थेरेपिस्ट के बिहाफ पे बात कर रही हूँ, अम, कि वो सिर्फ उसी चीज पे फोकस करती है कि किसी तरह से बोले। होता क्या है, बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा, बिकॉज एक तो आपकी तरफ से एफर्ट लग रही है ना, बच्चे की अपनी भी तो पेस है। बच्चा नहीं बोल पा रहा, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, इतने साल थेरेपी में गुजार लिए, स्पीच थेरेपी का फोकस सिर्फ ये था कि बच्चा बोले, तो देन दे बिकम एडल्ट्स हु आर अनेबल टू कम्युनिकेट। ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि कम्युनिकेशन, एक तो पहली बात यह कि हर बच्चे का जो आईपी है, जो उसका प्रोग्राम है थेरेपी का, कम्युनिकेशन उसका फोकस होना चाहिए।
आधे से ज्यादा बच्चे के चैलेंजेस जो हैं वो तब ही रिजॉल्व हो जाते हैं जब उनके पास कम्युनिकेट करने का कोई तरीका होता है, बिसाइड्स एंगेजिंग इन प्रॉब्लम बिहेवियर। ठीक है। तो ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन, जिसको हम एएसी कहते हैं, ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन, ये वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि एक बंदा यूज करता है अदर देन स्पीच, अदर देन वोकल स्पीच, टू कम्युनिकेट। पेरेंट्स का अक्सर मसला ये आता है। अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू दैट, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, कुछ लो टेक एएसी होता है, कुछ हाई टेक एएसी होता है। लो टेक के अंदर, जैसे कि ये सबसे पहली तस्वीर आप टॉप पे देख रहे हैं, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू, कोर बोर्ड्स के थ्रू स्पीच थेरेपिस्ट कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, क्योंकि उसमें पेक्स भी आ जाता है। पेक्स की बुक नीचे बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर हाई टेक, अच्छा, साइन लैंग्वेज आ सकती है, इसमें बच्चे अपने साइन, अपने हाथों को यूज करते हुए साइन करके अपनी बात समझा सकते हैं। और फिर हाई टेक डिवाइसेस के अंदर क्या आता है आपके पास? आईपैड्स आते हैं, ठीक है, एएसी डिवाइसेस आती हैं, जिनके अंदर सिर्फ वही प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि बच्चों को मदद करते हैं कम्युनिकेट करने में। ठीक है, जैसे आपको ये आइकॉन्स नजर आ रहे हैं ना इसके ऊपर, ठीक है, तो इसके थ्रू बच्चे बोल पाते हैं। होता ये है कि आप क्लिक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, आई कैन गो, ठीक है, तो वो डिवाइस आगे से बोलता है, राइट? इफ यू क्लिक ऑन आई, द डिवाइस सेज आई, द चाइल्ड प्रेसेस कैन, तो डिवाइस आगे से कैन, तो ये बच्चे की आवाज बन जाता है। ठीक है। अच्छा, विद दैट बीइंग सेड, पेरेंट्स का कंसर्न ये आता है कि अगर ये चीजें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी तो ये तो बच्चा कभी भी नहीं बोलेगा। और यहाँ पे मेरा इख्तिलाफ शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो कि हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि अच्छा, ये इन चीज़ों पे बच्चे को सिखाना शुरू कर दिया ना कम्युनिकेट करना, तो ये कभी भी नहीं बोलेगा। हालांकि रिसर्च इसके बिल्कुल बरअक्स है। ठीक है। मैंने नीचे अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन का लोगो इसीलिए डाला है क्योंकि इनकी वेबसाइट पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनको आप जाके पढ़ सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। टन्स एंड टन्स ऑफ रिसर्च दैट इज ओनली प्रूविंग कि ये डिवाइसेस, दे कैन डू टू थिंग्स। ठीक है, या तो अगर एक बच्चा नहीं बोल रहा ना, तो ये उससे कम्युनिकेट करना सीख जाएगा और बोलेगा नहीं, या फिर ये बच्चा इस डिवाइस से भी कम्युनिकेट करना सीखेगा और उसकी वोकल स्पीच भी फैसिलिटेट होगी इससे। ठीक है, तो चांसेस आर देयर कि द चाइल्ड एक्चुअली स्टार्ट्स टू टॉक, राइट? तो देयर इज नो एविडेंस जो ये कहता है, और मैं अगेन स्पीच थेरेपिस्ट के बिहाफ पे कह रही हूँ, कि ये डिवाइसेस बच्चों के लिए हार्मफुल हैं और ये उनकी आती हुई स्पीच को रोक देते हैं। ऐसा नहीं होता, रिसर्च ये नहीं कहती। तो अब मुझे नहीं पता कि इशू पेरेंट्स की साइड से लाई करता है। आई फील लाइक देयर इज समटाइम्स अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एंड अ लॉट ऑफ कोचिंग रिक्वायर्ड थेरेपिस्ट के एंड से पेरेंट्स को ये सारी बातें समझाने के लिए, क्योंकि आपके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, होता ये है कि आइदर या तो आप इन टूल्स के ऊपर काम करें, ठीक है, आप कम्युनिकेशन पे फोकस करें, स्पीच साथ साथ वैसे ही टारगेट हो रही होती है। ठीक है, आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो बच्चा कम्युनिकेट करना तो सीख जाएगा ना। या दूसरा रास्ता ये कि आप फिर वोकल स्पीच पे ही काम करते रहें, बच्चा हो सकता है बोलना सीख जाए, दैट विल बी ग्रेट, दैट विल बी द बेस्ट, राइट? लेकिन ये भी हो सकता है कि वो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल करते 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 अडल्टहुड में ट्रांजिशन कर जाए विदाउट हैविंग एनी टूल टू कम्युनिकेट। जो मोस्टली केसेस में मैं यही होता हुआ देखती हूँ कि बच्चे जब हमारे पास से जाते भी हैं ना, तो उनके पास ना वोकल स्पीच होती है और ना वो कम्युनिकेट कर पाते हैं किसी और तरीके से। तो बेहतर नहीं है कि उनके पास कोई कम्युनिकेशन का टूल हो। जब कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ना, तो बिहेवियर्स ऑफ कंसर्न बढ़ेंगे। Imagine this, na? You're not able to talk, you're not able to communicate, and you're getting older, your needs are getting more complex, right? So this is up to you now to decide, right? I don't know why हम क्यों एज अ नेशन इस चीज में इतना पीछे हैं, क्योंकि पूरा वेस्ट, ठीक है, पूरी अमेरिका साइड, पूरी ऑस्ट्रेलिया साइड, और मैंने अब खुद इस चीज को विटनेस किया है, स्पीच थेरेपिस्ट फैमिलीज, दे आर वेरी ऑन बोर्ड विद दीज थिंग्स। ठीक है, बच्चे टैबलेट्स आईपैड्स लेके फिर रहे होते हैं, तो हम भी तो टैबलेट्स और आईपैड्स और फोन्स लेके फिर रहे होते हैं, वो भी तो हमारा कम्युनिकेट करने का ही तरीका है। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनकी टेक्स्ट बुक उनकी साथ जा रही होती है क्योंकि वो उनकी आवाज है। ठीक है, या बच्चे साइन लैंग्वेज के थ्रू सीखते हैं। अगेन, these things are very important for us to understand कि all forms of communication are acceptable। सिर्फ वोकल स्पीच एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेबल हैं, इनको बनाना है एक्सेप्टेबल हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम इस एरिया में बहुत पीछे हैं। ठीक है।
ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एक और चीज। अनदर वेरी ट्रिकी टॉपिक, आई कांटेक्ट, जिसके ऊपर मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, मैंने नहीं बनाई थी, इट वाज अ थेरेपिस्ट एट माय सेंटर। हुआ ये था, वेरी फनी इंसिडेंट। वन ऑफ माय थेरेपिस्ट, शी नीडेड सम रिसोर्सेज, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हमारी वीकली सुपरविजन मीटिंग्स होती है ना, तो सुपरविजन मीटिंग में शी वाज लाइक कि गालिया, एक बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन हो रहा, तो मुझे उसके रिगार्डिंग ना कोई स्ट्रैटेजीज शेयर कर दीजिए कि आई कांटेक्ट पे कैसे काम करें। मैंने कहा ओके श्योर, दिस इज मरियम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, हमारी टीम लीड। मैंने उनको ईमेल किया रिसर्च आर्टिकल्स, जो कि वो पढ़ के परेशान हो गई। उनको समझ नहीं आया कि गालिया ने जानबूझ के ऐसे किया है या गलती से हो गया है। उनको मेरी बात समझ नहीं आई, क्योंकि वो सारे रिसर्च आर्टिकल्स ऐसे थे जो कि एडवाइस कर रहे थे कि आई कांटेक्ट को फोर्स करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो that sort of sparked that debate and that discussion कि what's going on with forcing eye contact. रिसर्च ये बताती है, और ये उस वीडियो के अंदर भी मैंने ये चीज़ मेंशन की हुई है, थेरेपिस्ट ने हमारी मेंशन की हुई है, कि आई कांटेक्ट ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है देना। इसमें कोई शक है ही नहीं, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बच्चे पे एप्लीकेबल है दूसरे पे नहीं है। देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल जो कि सब यही कह रहे हैं, जो ऑटिस्टिक अडल्ट्स हैं। मसला ये है ना, हमारे पास एक्सेस नहीं है ऑटिस्टिक अडल्ट्स को जो कि इस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, people are actually talking about it because they are 30 years old, 40 years old, diagnosed with autism. So they can actually tell their own experience sometimes. ठीक है, तो इस पे कोई दूसरी राय है ही नहीं कि ऑटिस्टिक बच्चों को या ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स को आई कांटेक्ट देना मुश्किल लगता है। ठीक है, उसके पीछे क्या ब्रेन की साइंस है? ब्रेन की साइंस, एक सबसे पहली चीज ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर ना कुछ एक रीजन होता है जो कि फेशियल एक्सप्रेशंस को डिटेक्ट करता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ना एक दूसरे से, तो फेस के ऊपर ध्यान देना, जेस्चर्स पे ध्यान देना, जो वर्बल इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस करना, ये सारी चीजें ब्रेन का एक रीजन है जिसको हम सब कॉर्टिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, एक एमआरआई में ये चीज देखी गई कि ऑटिस्टिक बच्चों के ब्रेन के अंदर और जो दूसरे बच्चे हैं जिनको हम एटिपिकल कहते हैं उनके ब्रेन के अंदर, जब वो फोकस कर रहे होते हैं, आई कांटेक्ट दे रहे होते हैं ना, तो उन बच्चों में जो एटिपिकल है, नॉर्मल एक्टिवेशन होती है इस रीजन की। ठीक है, ये रीजन आप समझो एक्टिवेट हो गया, काम करना शुरू कर रहा है। ऑटिस्टिक बच्चों में ऑन दी अदर हैंड एबनॉर्मल एक्टिवेशन होती है इस एरिया की। ये तो अब देखे ना, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। ये बात नहीं है कि मैं कह रही हूँ या कोई और कह रहा है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए आई कांटेक्ट अनकंफर्टेबल होता है। साइंस इज प्रूविंग इट, राइट। उसके अलावा जब ये आपसे बात कर रहे होते हैं ना, तो इनका फोकस जाता है दूसरी चीज़ों पे। मे बी ये मैंने वीडियो में भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप ग्लासेस पहने हुए हैं तो आप बच्चे को अपना रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, ही विल फोकस मोर ऑन दैट, राइट, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर सेइंग। और बहुत से ऐसे लोग ऑटिज्म के साथ फोकस कर पाते हैं विदाउट गिविंग आई कांटेक्ट। दिस इज समथिंग वी नीड टू एक्सेप्ट, राइट, कि अगर वो आपकी तरफ डायरेक्टली आपकी आंखों में नहीं देख रहे तब भी वो आपकी बात अंडरस्टैंड बहुत से बच्चे कर पाते हैं, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए इस इंफॉर्मेशन के साथ? लाइक व्हाट शुड वी डू विद दिस इंफॉर्मेशन? अब हमें पता तो चल गया है कि अनकंफर्टेबल है, अब करें क्या? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितना मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है, और देखिए मैं हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को माइंड में रखते हुए बात कर रही हूँ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हमारे कल्चर के अंदर बड़ों को आई कांटेक्ट ना दिया तो बदतमीजी समझी जाएगी एंड ऑल दैट। आई अंडरस्टैंड, आई एम फ्रॉम द सेम कल्चर। बट इस एक पॉइंट को अगर मैं सोचूं ना, तो इसका बहुत एक आसान सा हल है कि अपने बच्चों के लिए हम एडवोकेट तो कर सकते हैं ना। हम बड़ों को नहीं कह सकते कि इसको ऑटिज्म है, इसको आपकी तरफ देखना डायरेक्टली मुश्किल लगता है, बस दैट्स इट। इतना तो हम कंपैशन, इतना प्यार तो हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं ना कि हम उनको बता सकते हैं, और वो भी आई एम प्रीटी श्योर रखते होंगे। दादा दादी नाना नानी क्या बच्चों से इतना प्यार नहीं करते? करते हैं। तो अगर आप उनको सिर्फ ये इतना बता दें, लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मेरे बच्चे के लिए आई कांटेक्ट मुश्किल हो सकता है। ठीक है, आप ऑल्टरनेट बिहेवियर्स की तरफ देखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि नाम पे रिस्पॉन्ड करना है या उसकी तरफ आपको किसी की तरफ उसने देखना है, तो आप बॉडी टर्न्स को भी आप देख सकते हैं कि अच्छा, एज अ क्लिनिशियन ये चीज़ मैंने बात की थी और वीडियो में भी बात हुई थी कि हम बॉडी टर्न्स को भी उतना ही एक्सेप्टेबल बनाएं। ठीक है, कि अगर कोई आपकी बात सुनना चाह रहा है और वो आपकी तरफ देख रहा है, आपकी डायरेक्शन में देख रहा है, एग्जैक्टली आपकी आंखों में नहीं देख रहा, दैट शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल। उस बिहेवियर को भी री करना चाहिए। ठीक है, तो आई कॉन्टैक्ट इसका जो पूरा एक वो है ना, एक खुलासा इस चीज का ये है कि इंकरेज जरूर कीजिए, फोर्स नहीं कीजिए, और आइसोलेशन में तो बिल्कुल भी टारगेट नहीं कीजिए, वरना चॉइस आपकी अपनी है। आपको आज पता चल गया कि ऑटिस्टिक बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा होता है उसके साथ, नाउ इट्स अप टू यू
what you do with that information. Okay. सेकंड जो हमारी कैटेगरी थी दैट वाज रिस्ट्रिक्टिव एंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स. ठीक है. सेंसरी बिहेवियर्स भी इनको कहते हैं. सेंसरी बिहेवियर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. रिस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट के अंदर भी आती हैं कि ये बच्चे लाइन अप करते हैं टॉयज़ को या तो पर्टिकुलर तरीके से. हो सकता है एक टॉय के साथ पर्टिकुलर तरीके से खेलें. ठीक है. स्पीच अक्सर रेपिटेटिव होती है, इसको एक्युलेलिया भी कहते हैं. कभी कभार बच्चों के इंटरेस्ट बहुत नैरो इंटरेस्ट होते हैं, एक चीज में इंटरेस्ट होगा. एनिमल्स है तो एनिमल्स पे जिसको हम कहते हैं ना फिक्सेशन है इसको. ठीक है. तो एनिमल्स के साथ फिक्सेटेड हो गए. उसके अलावा समटाइम्स दे आल्सो नीड हेल्प विद प्रिडिक्टेबिलिटी. इन बच्चों को प्रिडिक्टेबल अगर चीज़ें ना हो तो इनसे कोप अप करना मुश्किल होता है. बिकॉज दे ऑलवेज वांट के फॉर एग्जांपल अगर आप नाना नानी के घर जाने के लिए एक पर्टिकुलर रास्ते से जा रहे हैं और एक किसी दिन आपने रास्ता चेंज कर लिया तो उनके लिए कोप अप करना मुश्किल होता है. ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं ना कि जहाँ बच्चे के लिए कोप अप करना मुश्किल हो रहा है चेंज से, यहाँ पे दे नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट. राइट. यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इस चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि उस बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे इम्पैक्ट हो रही है. सिमिलरली सेंसरी सेंसिटिविटीज के बारे में अभी नेक्स्ट हम स्लाइड के अंदर बात करते हैं. पहली मैं ये बात बोलूंगी कि लेट प्ले बी द वन थिंग दैट आवर किड्स कैन कंट्रोल. ठीक है. गेम्स और प्ले, प्ले किस लिए होता है? प्ले इसलिए होता है ना कि वी फील गुड, हम इंजॉय करने के लिए खेलते हैं. ऐसा ही है ना. तो अपने बच्चों के और अपने क्लाइंट्स के प्ले को कंट्रोल करना प्लीज छोड़ दीजिए. अगर एक बच्चा कार्स के साथ, जिसको हम कहते हैं ना ऑब्सेस्ड, एंड आई डोंट लाइक यूजिंग दिस वर्ड एनी मोर बिकॉज इट्स जस्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट. अगर वो बच्चा अपने एनिमल्स को लाइन करता है उसमें हार्म क्या है? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू. अगर वो बच्चा अपनी कार्स के साथ जब भी खेलता है तो उसको एक कॉर्नर से देखता है फिर उसको लाइन अप करता है, तो ठीक है ना. मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाई डू वी नीड टू कंट्रोल इट सो मच? Because again, play is done to feel good, right? मैं एक example देती हूँ. 2 days ago I was speaking with an Indian family, and again because they're Indian and Indian culture Pakistani culture में बहुत सी चीज़ें बहुत similar है. So I was speaking with them and she told me कि मेरे बच्चे को ना मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है. तो मैथ्स में होता ये कि वो मैथलेटिक्स करते हुए, मतलब मैथलेटिक्स इज लाइक एन एक्टिविटी मैथ बेस्ड. ठीक है. उसके अंदर सम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं. आई थिंक आईपैड पे आप उसको करते हो. वो मैथ्स इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है. ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मैथ्स, या ही इज ऑलवेज इनटू मैथ से रिलेटेड पजल्स बनाएगा, ये करेगा. तो मैंने उसके सारे पजल्स मैथ वाले ना उठा के रख दिए ताकि वो किसी और चीज में इंटरेस्ट ले. एंड इन माई हेड आई वॉज थिंकिंग लाइक वाई डू यू फील लाइक देयर वॉज अ नीड फॉर यू टू डू दैट? ठीक है. अगर मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या आपके कहने से मेरा उस चीज में इंटरेस्ट हो जाएगा? मतलब अगर उसको मैथ में इंटरेस्ट है, अनलेस एंड अनटिल वो खाना खाते हुए भी ऑल ही कैन डू इज लाइक वो मैथ के सम्स कर रहा है और उसकी फंक्शनैलिटी उससे डिस्टर्ब हो रही है, तो देन अगर उस केस में मतलब ठीक है, हम कहते हैं कि उसकी डेली लिविंग स्किल्स उससे इम्पैक्ट हो रही है. लेकिन अगर वो अपने लीजर टाइम में हर वक्त सिर्फ मैथ में ही इंटरेस्टेड है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? राइट. सो स्पेशल इंटरेस्ट अगर इन बच्चों के होते हैं, ये की फीचर है ऑटिज्म का कि उनके रिस्ट्रिक्टिव एंड रेपिटेटिव इंटरेस्ट होते हैं. तो हम इसको एक्सेप्ट, बहुत हद तक हम इसको कर सकते हैं और करना चाहिए. ठीक है. और इसको इस तरह भी सोचे ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपके अपने लिए भी कितना एग्जॉस्टिंग है. ये मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ. ठीक है. आपके लिए एग्जॉस्टिंग नहीं है? कितनी एनर्जी आपकी लगती है हर बार ये सोचने में कि मेरा बच्चा बस एनिमल्स में ही खेलता रहता है, मेरा बच्चा बस कार्स के साथ ही लगा रहता है, किसी और चीज में ध्यान नहीं देता, क्यों ऐसा करता है? अपने ब्रेन को भी आपने थोड़ा सा काम डाउन करना है कि हे इट्स ओके, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. चूज योर बैटल्स. Learn to let go of things that you cannot change and should not be changing. ठीक है. दूसरी चीजों पे फोकस करें जिनके साथ हमें एक्चुअली जो है वो सपोर्ट करने की बच्चों को जरूरत है. स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं. Another very tricky topic, and I was just on call yesterday talking about this with, because sensory integration मेरा एरिया नहीं है. मेरा behavior, मेरा ताल्लुक जो है वो behavior analysis से. I was speaking with Bakhtawer Salim. She's one of the very few very well known occupational therapists in Pakistan, Karachi based है. मैं उनसे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ले रही थी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस. क्योंकि स्टीरियोटाइपीज या सेंसरी बिहेवियर्स या स्टिमिंग की जो हम बात करते हैं, हमारे बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं. ठीक है. जब वो एक्साइटेड होते हैं तो इसको बहुत से पेरेंट्स का इशू होता है कि इसकी हैंड फ्लैपिंग बंद करा दें. ये अपनी बॉडी आगे पीछे बैक एंड फोर्थ रॉक करते हैं, इसकी बैक एंड फोर्थ रॉकिंग बंद करा दें. ठीक है. उसमें अब आपने खुद आइडेंटिफाई करना है क्या ये बिहेवियर इनकी
क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, इनकी डेली फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, और बहुत से केसेस में करता भी है, वहां पे वाकई बच्चों को सपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, वहां पे उनको मोटर स्किल्स सिखाने की जरूरत है, जो कि हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सिखाते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फाइन मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स, तो वहां पे वाकई जरूरत है। लेकिन अगर एक बच्चा जस्ट हैंड फ्लैपिंग कर रहा है बिकॉज ही इज एक्साइटेड, व्हाई डू वी नीड टू स्टॉप इट, इज माई क्वेश्चन। ठीक है, अक्सर पेरेंट्स का आगे से जवाब ये आता है कि क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा तो ऐसे नहीं करता, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी ऐसे नहीं करे। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ये बच्चा इस एक्शन से किसी को हार्म नहीं कर रहा, अपने आप को हार्म नहीं कर रहा, उसकी फंक्शनिंग लिमिट नहीं हो रही, तो हम सिर्फ उसको उसलिए टारगेट नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज इट लुक्स ऑड, राइट? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर आप आज भी अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें स्टिमिंग इन ऑटिस्टिक पीपल, you will find tons and tons and tons of videos, and there is research on it. Again, ये मैंने research article का ही एक टुकड़ा यहाँ लगाया हुआ है। There is research on it that a lot of times the stimming actually helps autistic people calm down. उनको regulate करने में अपने आप को help होती है उससे। तो अगर ये एक टूल हम उनका खत्म कर रहे हैं, उसको suppress कर रहे हैं या उसको replace नहीं कर रहे, then we are doing a lot of harm. इसी के अंदर एक स्टीरियोटाइप एक्विलेलिया भी आती है। एक्विलेलिया के ऊपर भी बाय द वे स्पीच थेरेपिस्ट अगर कोई सुन रहे हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो, कि एक्विलेलिया को भी अब हम थोड़ा सा डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर रहे हैं कि क्या ये वाकई एक ऐसी चीज है जो कि टारगेट करनी चाहिए, इसको कम करना चाहिए, या ये एक्चुअली फंक्शनल स्पीच की तरफ लेके जा सकती है बच्चे को। ठीक है, मैंने वेबिनार के शुरू में कहा था कि आई एम यूजिंग अ फिजिट टॉय। ठीक है, तो अब ये फिजिट टॉय अगर कोई मुझसे ले ले तो शायद मैं तो कोप अप कर सकूं, लेकिन अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे से कहें कि आप हैंड फ्लैपिंग छोड़ दो, बंद कर दो, तो उनसे कोप अप करना कभी कभी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी सेंसरी प्रोसेसिंग हमारी सेंसरी प्रोसेसिंग से डिफरेंट है, राइट? सो व्हाट्स द वर्डिक्ट ऑन दिस? अगेन वही बात, आपने अपने आप से पूछना है कि इफ आई एम लुकिंग टू वर्क ऑन अ बिहेवियर, अ सेंसरी बिहेवियर, अ स्टीरियोटाइपी, अ स्टिमिंग बिहेवियर, व्हाई डू आई नीड टू वर्क ऑन इट, राइट? और अगर वाकई इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई इट, देन डेफिनेटली एन ओटी कैन हेल्प यू विद इट। ठीक है, लेकिन सेंसरी नीड्स को अकोमोडेट करना भी हमारे ऊपर है। ठीक है, सेफ एंड अप्रोप्रिएट स्टेमिंग इज एक्सेप्टेबल, दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट वर्क टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस? ठीक है, अब बहुत से लोग सोचेंगे नहीं ये नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्या फायदा है, जैसे चीजें चल रही हैं चलते रहने देते हैं, दैट्स ऑल राइट। लेकिन उससे होगा क्या? लेट्स अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग टू शेयर अ लिटिल स्टोरी विद यू। लिसन वेरी केयरफुली, और ये स्टोरी का क्रेडिट मुझे नहीं जाता। देयर इज अ पेज कॉल्ड न्यूरो वाइल्ड, इट्स कॉल्ड टीच मी अबाउट मास्किंग। इसके अंदर दो एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं, एक स्क्विरल्स है जिनको हम उर्दू में गिलहरी कहते हैं, और दूसरी साइड पे बीवर्स हैं, विद द वन विद द फैट टेल्स, राइट? इनका मुझे आई एम सॉरी, उर्दू में मुझे ट्रांसलेशन नहीं समझ आ रही कि बीवर को उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन um, आप समझे रैट्स की फैमिलीज में से अंदर बेसिकली जाइंट रैट्स विद बिग टेल्स। बीवर्स हम सब हैं। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर आप समझिए कि जो स्क्विरल का एक एनिमल यूज किया हुआ है वो हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, और बीवर्स हम न्यूरोटिपिकल्स हैं। ठीक है, मैं आपको मास्किंग के बारे में बताना चाह रही हूँ आज, कि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट इन बच्चों पे आता है। नंबर वन चीज उसमें मास्किंग आती है। बीइंग अ स्क्विरल एक बीवर्स की दुनिया में बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि बीवर्स तादाद में ज्यादा हैं, न्यूरोटिपिकल लोग ज्यादा होते हैं, ऑटिस्टिक्स तादाद में कम होते हैं। हमारे स्क्विरल्स को अक्सर ये बताया जाता है कि तुम्हारे तरीके बीवर्स के तरीके जितने अच्छे नहीं हैं, तुम्हें तुम्हारे स्क्विरल वाले ट्रेट्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स को हाइड करना चाहिए। ठीक है, और ये बताया जाता है कि ये तो बीवर्स की दुनिया है, तुम्हें फिट इन होना है। स्क्विरल्स को हम कहते हैं कि तुम कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगे, तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहोगे अगर तुम स्क्विरल्स की तरह ही बिहेव करते रहे तो। ठीक है, उसमें फिर ये होता है कि स्क्विरल कहता है ठीक है, आई विल स्टार्ट टू हाइड माई स्क्विरल ट्रेट्स, और मैं बीवर बनने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि मे बी बीवर बनना ही अच्छी बात है, तो वो फिर बीवर बनने की कोशिश करता है। आप देख रहे हैं, मतलब बीवर की तरह उसने अपनी टेल को भी मोड़ा हुआ है, उसने अपने आगे एक दांत लगाया हुआ है, उसने अपने ईयर्स को भी फोल्ड किया हुआ है, जस्ट सो दैट ही कैन फिट इन। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगता है? नहीं लगता? इसको मास्किंग कहते हैं।
हो क्या रहा है कि आप अब वो स्क्विरल अपनी बॉडी को फोर्स कर रहा है टू बी स्टिल, इवन दो उसकी बॉडी मूवमेंट क्रेव कर रही है। वो स्क्विरल कम्युनिकेशन का एक ऐसा वे अपनाने की मुस्तकिल कोशिश कर रहा है जो कि मैच करे बीवर से कम्युनिकेशन के तरीके से। थिंक ऑफ इट दिस वे, एक ऑटिस्टिक बच्चा जो कि अंडरस्टैंड कर रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा दूसरे लोगों की तरह, तो मेरा कम्युनिकेशन का तरीका अगर मैं ड्रैग करके किसी को लेके जा रहा हूँ, मैं पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो वो इनफ नहीं है। वो अपने आप को मुस्तकिल पुश कर रहा है कि मुझे बीवर की तरह बोलना है, बोलना है, बोलना है, बिकॉज वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। अगर वो स्क्विरल स्टिमिंग करता है, हैंड फ्लैपिंग करता है, तो वो अपने आप को रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है, मुझे स्टिमिंग नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, हालांकि बॉडी के अंदर से एक अर्ज है कि उसने करनी है। वो बहुत सबको आई कांटेक्ट दे रहा है, फोर्सफुल होके आई कांटेक्ट दे रहा है, इवन दो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। वो पूरे सेंसरी एक्सपीरियंस से ओवरवेलम हो रहा है, और जब वो घर जाता है ना और वो अपने रूम में होता है, तो वो मेल्ट डाउन स्टेट में चला जाता है, क्योंकि वो सारा दिन ये मास्किंग कर करके थक जाता है। ठीक है। वो कभी भी कोई भी बात करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले सोचता है कि अगर मैंने ये बोला तो ये कहीं मेरे आसपास के बीवर्स को अजीब तो नहीं लगेगा, इसलिए वो चुप होना शुरू कर देता है। और वो बीवर्स की बॉडी लैंग्वेज, उनकी एक्सप्रेशंस कॉपी करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। एंड में होता क्या है, अब लोग ये सोचते हैं कि स्क्विरल्स जो हैं वो आसपास के बीवर्स पे एक फेवर कर रहे हैं, एक एहसान कर रहे हैं कि वो उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। फाइनली उसको थोड़ी सी एक्सेप्टेंस मिलेगी, राइट, दोस्त बना पाएगा। तो ये तो अच्छी बात है कि वो हम बीवर्स की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं मुस्तकिल पूरा दिन। बट एक्चुअली होता क्या है, वो ये होता है, बीवर्स थक जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे देयर लाइक, everything is so heavy, I'm so tired, right? Mentally so tired, physically so tired, everything hurts. And then in the end, हमारे पास miserable, exhausted squirrels होते हैं, जिनको एक्सेप्टेंस का कभी मौका ही नहीं मिलता, और अपनी उनकी ऑटिस्टिक आइडेंटिटी के लिए कभी मोहब्बत मिलती ही नहीं है। फिर वो अपने आप को हेट करना शुरू भी कर देते हैं कभी कभी, राइट, बिकॉज हमारे पास जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, दे कैन वेरी वेल आइडेंटिफाई दैट समथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज जो आसपास के लोग हैं वो जिस तरह कर पा रहे हैं मैं वैसा नहीं कर पा रहा, ये सेंस सबके अंदर होती है। ठीक है, बट दे आर अनेबल टू मेक सेंस ऑफ इट। आवर स्क्विरल्स डिजर्व बेटर, डोंट यू थिंक? इसको हम मास्किंग कहते हैं। फिट इन करने के लिए सोसाइटी के अंदर ऑटिस्टिक लोग मास्क करते हैं, इसके ऊपर भी ढेर सारी रिसर्च है, लेकिन पाकिस्तान में इसके अंदर कोई बात ही नहीं कर रहा, विच इज़ वेरी अलार्मिंग टू मी। नो बडी इज टॉकिंग अबाउट मास्किंग, कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे मास्क करते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। देयर इज रिसर्च ऑन इट, ऑटिस्टिक एडल्ट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं। और ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है, जो फीमेल ऑटिस्टिक्स होती हैं, विच इज़ द रीज़न कि बहुत सी फीमेल ऑटिस्टिक्स actually don't get diagnosed until very later stage in their life। ठीक है, क्योंकि हम एज फीमेल्स वी टेंड टू पीपल प्लीज अ लॉट मोर। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बच्चों को कैसे रोकें कि ये मास्किंग ना करें, तो आप नहीं रोक सकते। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि जब ये बच्चे पूरा दिन सोसाइटी में मास्क करके, अपने थेरेपी सेंटर्स में मास्क करके, अपने स्कूल्स में मास्क करके घर आते हैं ना, तो उनका सेफ स्पेस बन जाए। इसीलिए मैं अक्सर पेरेंट्स को कहती हूँ, ठीक है, अगर आपसे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही कि मेरा बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है बाहर, और आप कहते हो नहीं इसको मैं नहीं करने दे सकती क्योंकि मेरे लिए बहुत सोशली अनएक्सेप्टेबल है, लोग क्या कहेंगे, तो मैं कहती हूँ ठीक है, घर पे करने दें। घर एक सेफ स्पेस बन सकता है उस बच्चे के लिए, प्लीज, ताकि जब वो पूरा दिन मास्किंग करके घर आए, तो एटलीस्ट घर में अक्सर बच्चे आते हैं ना, देन दे मेल्ट डाउन व्हेन दे आर एट होम, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई, बिकॉज दे आर सो टायर्ड ऑफ मास्किंग ऑल डे। ठीक है, तो हम उनका सेफ स्पेस जरूर बन सकते हैं। उसके अलावा व्हाट एल्स विल हैपन अगर हम एक्सेप्टेंस की तरफ काम नहीं करेंगे? वी विल कंटिन्यू टू टीच चिल्ड्रन व्हेन दे आर इन डिस्ट्रेस। जब हम ऑटिस्टिक लोगों के एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ये मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ, ऑल द थेरेपिस्ट हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, अगर हम इन एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम इन बच्चों को पुश करते रहेंगे उन चीज़ों के लिए जो कि इनकी आइडेंटिटी के अगेंस्ट है और इनके लिए अनकंफर्टेबल है। आई कॉन्टैक्ट इज वन ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने
एंड इवन आई एम गिल्टी ऑफ डूइंग इट, राइट। बिल्कुल शुरू में जब नहीं पता था इस चीज के बारे में, खुद भी यही सीखा, दूसरों को भी यही सिखाया कि अच्छा, बच्चों का सर पकड़ पकड़ के उनको अपनी तरफ दिखाओ, जैसे ही हल्का सा भी आपकी तरफ देखे ना, उनको कैंडी दे दो, ताकि उनको पता हो कि मैंने देखना है तो कैंडी मिलेगी। समझ आई? बट नाउ दैट वी नो दैट इट कॉजेज देम डिस्ट्रेस, वी नीड टू स्टार्ट चेंजिंग आवर वेज। तो होता यही है कि अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे इन सारी चीज़ों को, तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे इन बच्चों को हार्म करना। और ये चीज़ भी रिसर्च प्रूवन है कि पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से लेके सेल्फ हार्म से लेके डिप्रेशन और सुसाइडल आइडिएशंस न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं। नो रीजन व्हाई, राइट? मतलब ये तो हमें पता चल गया है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, तो ये इट्स मोर ऑफ अ मेंटल हेल्थ थिंग। अच्छा, आई जस्ट क्विकली वांट टू एड्रेस वर्चुअल ऑटिज्म। बहुत से पेरेंट्स का ये सवाल आता है कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या है। um, मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं इसके ऊपर कोई रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढूं, वेरी सरप्राइजिंगली मुझे नहीं मिले। तो मुझे यही समझ आया इन दी एंड, आई ट्राइड सर्चिंग फॉर इट, आसपास लोगों से बहुत पूछा कि ये इसके पीछे साइंस क्या है, तो बस मुझे ये चीज़ ज़रूर मिली कि द टर्म वर्चुअल ऑटिज्म वाज कॉइन्ड बाय समवन वेरी रिसेंटली। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस टर्म को आए हुए। और बेसिकली ये होता है वर्चुअल ऑटिज्म में, लोग कहते हैं कि ऑटिस्टिक लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती हैं एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से। यानी कि 0 to 3 years के दरमियान अगर एक बच्चा 4 से 5 घंटे या मोर देन दैट स्क्रीन टाइम उसका डेली का है, तो ऑटिस्टिक लाइक फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। मुझे इस पे रिसर्च आर्टिकल्स नहीं मिले। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसको यूज करते हुए हम डायग्नोसिस करते हैं, उस पूरे मैनुअल के अंदर इसका कहीं जिक्र नहीं है। उससे एक बात तो साबित है कि ये एक ऑफिशियल टर्म नहीं है। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ये तो हमें पता है ना कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। कि हम ओवर स्टिमुलेटिंग कोकोमेलन टाइप शोज देखेंगे, बहुत ज़्यादा देखेंगे, 6 6 घंटे देखेंगे विदाउट एनी अडल्ट इंटरेक्शन, इट इज़ डेफिनेटली हार्मफुल। इसके ऊपर तो रिसर्च मौजूद है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि इन शोज या स्क्रीन टाइम एक्सेसिव होने की वजह से इरिटेबिलिटी होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है, बच्चों के अंदर टॉलरेंस प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑटिज्म से मैच करती हैं। यहाँ पे सेंसरी डिफरेंसेस नहीं आ रहे, रिस्ट्रिक्टिव रेपिटेटिव बिहेवियर्स नहीं आ रहे। हेंस वर्चुअल ऑटिज्म को ऑटिज्म करार देना इज हार्मफुल। ठीक है, होता ये है कि क्योंकि जस्ट बिकॉज समथिंग मे लुक लाइक ऑटिज्म टू कैजुअल ऑब्जर्वर्स, इट डजंट मीन कि वो ऑटिज्म है। फिर वो टर्म ओवर यूज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस चीज से कोई वो खिलाफ नहीं हूं मैं कि स्क्रीन टाइम से इश्यूज नहीं होते, स्क्रीन टाइम से इश्यूज होते हैं, लेकिन फिर आप उनको बिहेवियरल इश्यूज कहिए, उसको वर्चुअल ऑटिज्म का नाम नहीं दीजिए। उससे ये होता है कि फिर इट्स एक्चुअली हार्मफुल टू पीपल हु आर एक्चुअली देयर विद व्हाट वी कॉल क्लासिक ऑटिज्म नाउ, न्यू टर्म्स एवरी डे, राइट? ऑल्सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि बच्चे को क्लासिक ऑटिज्म है या वर्चुअल ऑटिज्म है? इवैल्यूएशन की टर्मिनोलॉजीज में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है, आपको अगर लगता है कि बच्चे को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू वर्चुअल ऑटिज्म या ड्यू टू स्क्रीन टाइम, स्क्रीन्स रिमूव कर दीजिए, देखिए क्या इम्पैक्ट आता है। लेकिन बहुत से लोगों ने ये चीज़ देखी, बिकॉज आई वाज सर्चिंग सो मच अबाउट इट, कि बिहेवियरल इश्यूज थे बच्चे के, उन्होंने स्क्रीन्स रिमूव की, इम्पैक्ट आया, लेकिन सर्टेन ऑटिस्टिक लाइक ट्रेट्स वर स्टिल देयर, व्हिच मींस दे स्टिल नीड सपोर्ट। इज दिस टर्म हेल्पफुल? ये चीज मुझे नहीं समझ आती कि ये हेल्पफुल कैसे है, जब अगर उस बच्चे को बिहेवियरल इश्यूज है तब भी उसको थेरेपीज चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अगर उसको क्लासिक ऑटिज्म है तब भी उसको थेरेपीज चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो हाउ डज इट चेंज द वे दैट वी सपोर्ट इंडिविजुअल्स, राइट? ठीक है, रिड्यूस कर दीजिए स्क्रीन टाइम, देखिए क्या इशू उसमें, क्या चीज आती है। वेरी इंटरेस्टिंगली आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर दिस वन थिंग। अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे ना वर्चुअल ऑटिज्म, आपको 90%, एंड आई कैन गारंटी दिस बिकॉज आई looked at it so much, 90% of the videos are from brown people, देसी लोगों की वीडियोस हैं, इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो ये भी एक मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था कि यहाँ वेस्ट में या ऑस्ट्रेलिया में लोग क्यों नहीं बात कर रहे इस बारे में, अगर तो ये वाकई एक टर्म है। कभी कभी, और ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है, कि कभी कभी हम इस लेबल के ऊपर इसलिए भी स्टक हो जाते हैं क्योंकि ये हमें अपने बच्चे के ऑटिस्टिक डायग्नोसिस से कोप अप करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डिनायल को फीड करता है।
होपफुल है ना हमारे लिए ये सोचना कि बच्चे का ऑटिज्म ऐसा है जो रिवर्सिबल है, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म में ये कहते हैं कि जी वर्चुअल ऑटिज्म तो रिवर्सिबल है, तो मे बी माई चाइल्ड हैज दिस एंड नॉट एक्चुअल ऑटिज्म. So, as parents, if you believe that your child has virtual autism, definitely take the right steps for it. But I would say also reflect inwards. अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि ये मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ, मैं क्यों ऐसा देख रही हूँ, क्या वाकई ये ऑटिज्म की कैटेगरी में फिट नहीं होता, इसका डायग्नोसिस ठीक नहीं हुआ हुआ, या फिर ये मेरे लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म है, मुझे अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि एक दिन ये रिवर्स हो जाएगा. ठीक है. उसके अलावा ऑब्वियसली वी नो कि स्क्रीन टाइम कि ये क्राइटेरिया है. ठीक है. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये कहती है कि दे शुड बी नो स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन लेस देन 2 years ऑफ एज. ठीक है. 2 to 5 years ऑफ एज को 1 hour पर डे से ज़्यादा नहीं अलाउ करते. एंड 5 to 17 years ऑफ एज में रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम होता है, नॉट इंक्लूडिंग स्कूल वर्क. मतलब स्कूल वर्क के अलावा, क्योंकि स्कूल वर्क में भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन अब इन्वॉल्व हो गई हैं, लेकिन उसके अलावा जो रिक्रिएशनल टाइम है, जो लीजर टाइम है, उसमें 2 hours कहते हैं, नो मोर देन 2 hours. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड भी होना चाहिए स्क्रीन टाइम. ये चीज़ भी देखी जाती है कि अगर स्ट्रक्चर्ड स्क्रीन टाइम है, इसका मतलब है कोई साथ बैठ के उस बच्चे को स्क्रीन दिखा रहा है, उससे उसके बारे में बात कर रहा है. एज कम्पेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड में बच्चा कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन के सामने है, इट्स यूज एज अ बेबी सिटर, राइट. इट्स यूज ड्यूरिंग मील्स एज वेल. तो माइंडलेस ईटिंग हो रही है, माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रही है उसकी. So it is problematic. Screen time is problematic. There is research to support it, but it's a tricky balance because screens are everywhere, and even as adults, we cannot let go of our screens. So, but yeah, that's a debate for another day. Barriers क्या हैं acceptance के पाकिस्तान में? And I really want to be mindful of the time. I still have just 2 minutes left, लेकिन 2 minutes में खत्म नहीं होगा. थोड़ा सा हम overboard जाएंगे. अगर आपको कहीं जाना है, feel free to go, but you will have access to the recording. ज़्यादा से ज़्यादा just 5-10 minutes ऊपर होंगे, I promise. हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स, ये बिलीफ हो सकता है आपके दिमागों में इस वक्त चल रहा हो, जो कि बहुत बड़ा बैरियर है एक्सेप्टेंस के लिए. आप ये सोच रहे होंगे ये बातें पाकिस्तान में तो एप्लीकेबल ही नहीं है. ठीक है. बहुत से लोग सोचते हैं, मैं भी यही सोचती थी शुरू में, कि नहीं नहीं ये सारी चीज़ें ठीक है, वेस्ट के लिए ठीक है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसी है वैसी है, पाकिस्तानी कल्चरल ऐसा है, हमारी कल्चरल वैल्यूज हमें अलाउ नहीं करती, ये बातें पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये वेस्ट के लिए हैं. ये एक लिमिटिंग बिलीफ है. ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है. ये हमें रोकता है बेहतर करने से हालात को. ठीक है. हम ये भी कहते हैं ये बातें करनी आसान है, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल. अगेन ये लिमिटिंग बिलीफ है, क्योंकि ये हमें रोक रहा है कि हम एफर्ट भी नहीं करते ना, फिर हम ये सोच के साइड पे हो जाते हैं. फिर लोग कहते हैं इर्द गिर्द वाले लोग कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आप एक्सेप्ट कर लें. मे बी स्टार्ट एट होम, राइट. स्टार्ट विद योर फैमिली. येस इट्स डिफिकल्ट. ये चीज़ मैंने लास्ट अभी जब वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था ऑन ट्यूसडे आई बिलीव, उस वक्त भी आई हैड अ लिटिल स्टोरी ऑन माय प्रोफाइल मैंने लगाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं समझती हूँ और इस चीज़ को एक्नॉलेज और वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है कि ये मुश्किल है. पेरेंट्स के लिए उनकी ज़िंदगी मुश्किल है. व्हेन दे हैव अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी देयर लाइव्स आर वेरी टफ एंड दे आर टफर देन यू अंडरस्टैंड. बट ये सारी चीज़ें करना इम्पॉसिबल नहीं है. अगर हम सोचेंगे कि ये इम्पॉसिबल है तो हम कभी कोशिश ही नहीं करेंगे. आप ये भी तो देखें ना कि सिस्टम हमारा कितना चेंज हुआ है पाकिस्तान का लास्ट कुछ इयर्स के अंदर. कितने ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ सर्विसेज को अप्रोच कर रहे हैं, एक ऐसी कंट्री में जिसमें आज भी ठीक है बहुत बड़ा स्टिग्मा है, लेकिन हम फिर भी कितना ओपनली डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, एंग्जाइटी के बारे में बात करते हैं. ठीक है. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं. कितने सारे साइकोलॉजिस्ट हैं हमारी कंट्री में, और लोग अब वाकई मदद के लिए जाते हैं. कुछ साल पहले तक ये नहीं था ना, तो इसका मतलब है चीज़ें चेंज हो सकती हैं ना. उसके अलावा कुछ हमारे हार्ड वायर्ड कल्चरल नॉर्म्स हैं जिनको हम लेट गो नहीं कर पाते. सबसे बड़ा कल्चरल नॉर्म आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ ट्रेट, स्पेशली इन फीमेल्स, पीपल प्लीजिंग. लोग क्या कहेंगे, इसको हैंड फ्लैप करने दिया लोग समझेंगे पागल है, राइट. पुटिंग आवर किड्स सेकंड, sometimes we do that, actually a lot of times. एंड दिस मे नॉट बी एप्लीकेबल टू एवरीवन, लेकिन बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी को हम पहले रखते हैं, हम बच्चों की नीड्स बाद में रखते हैं. हम पहले ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, बाद में फिर शायद अगर टाइम मिला या इतनी एनर्जी रही फिर हम सोचते हैं कि हाँ लेकिन अगर मैंने इस चीज़ को
जाने दिया ऐसे ही और रोकती रही मैं इसकी स्टिमिंग को, तो मेरे बच्चे को क्या होगा? मे बी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, राइट? लोग समझ जाएंगे अगर आप उनको समझाएंगे। आगे हम जब एडवोकेसी की बात करेंगे ना, उसके ऊपर हम इसको कवर करते हैं। क्लिनिशियंस आर नॉट ट्रेन्ड, ये हमारा एक थोड़ा सा मसला है, ठीक है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम क्लिनिशियंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स, एंड आई एक्सेप्ट दैट बीइंग अ क्लिनिशियन माई सेल्फ। हम पेरेंट्स को उस तरह से अवेयरनेस दे ही नहीं पाते उनके लेवल पे आके, या तो हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें बहुत चीज़ें पता है। कभी कभी हम ये भी उनको कह देते हैं कि आपके बच्चे के बारे में आपको क्या पता, हमें ज़्यादा पता है, हमने पढ़ लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो अपने बच्चे को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप साइंस को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो टुगेदर व्हेन यू कम टुगेदर एंड यू कम डाउन टू देयर लेवल, अगेन जो मैंने प्रोसेस ऑफ ग्रीफ की बात की वो इसीलिए की कि इन फैमिलीज के साथ बहुत ज़रूरी है पेशेंस, कंपैशन, ठीक है? और इनको ट्रांसपेरेंट इनके साथ चीज़ें रखना, थेरेपी में क्या चल रहा है, थेरेपी के गोल्स क्या हैं, वो उनके ऊपर है फिर कि अगर वो नहीं उस सेशंस के अंदर आके बैठना चाह रहे, वो नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे, उनकी अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स है, दैट्स अ सेपरेट पॉइंट दैट आई विल कम टू नेक्स्ट। लेकिन आप अपनी तरफ से तो पूरा उनको एजुकेट तो कीजिए। हमारे यहाँ साइको एजुकेशन पे फोकस ही नहीं होता। पेरेंट्स पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं, ऑटिज्म का लेबल लग गया बच्चे के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, थेरेपीज के ऊपर आ गए। अच्छा, पीडियाट्रिशियन ने एक रिपोर्ट थमा दी उनको, थेरेपिस्ट ने भी एक रिमोट रिमोट कह रही हूँ, रिपोर्ट उनको थमा दी और कहा कि अच्छा अब आपके बच्चे की थेरेपी शुरू हो गई। ऑटिज्म के बारे में उनको साइको एजुकेट तो करें कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ्स भी आ सकती हैं, किस तरह से आप कोप अप कर सकते हैं। हम साइको एजुकेट करते ही नहीं है। हम पेरेंट्स से बात ही नहीं करना चाहते, हम पेरेंट्स को एज अ रोड ब्लॉक देखते हैं। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज ट्रू। हमें लगता है पेरेंट्स हमारे सेशन में आके बैठेंगे, और देखें आई अंडरस्टैंड देयर आर जेन्युइन कंसर्न, सम पेरेंट्स डू गेट अ लिटिल प्रोटेक्टिव, आई वुड से, नॉट आउट ऑफ अ बैड इंटेंशन। वो आपको रोकेंगे भी टोकेंगे भी बीच में थेरेपी के, वो कहेंगे आप ऐसे नहीं ऐसे करें। लेकिन फिर आपका काम है ना एज अ थेरेपिस्ट उनको एजुकेट करना अगेन इस बारे में भी कि आप अगर रोकेंगे टोकेंगे और देखिए मैं अगर ऐसे कर रही हूँ तो मैं इसलिए कर रही हूँ, अगर मैं एक चीज नहीं अप्लाई कर सकती तो मैं इसलिए नहीं कर सकती। इट्स अ टीम एफर्ट, लुक यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज लैक ऑफ बाय इन, हम इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते कि पेरेंट्स की तरफ से बाय इन नहीं आता, सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके अपने ट्रॉमास की वजह से, अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से। हमारे स्कूल्स इंक्लूसिव नहीं है, बहुत बड़ा मसला है ये, कि इसकी वजह से भी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि ये हो सकता है ये कभी स्कूल जा ही ना पाए, राइट? इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। टीचर्स अवेयर नहीं है, एफर्ट नहीं करना चाहते, वो ब्लेम करते हैं सिस्टम को, सिस्टम इटसेल्फ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ब्लेम ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के ऊपर चला जाता है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, और वहां जाके बात खत्म हो जाती है, ठीक है? और इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड इसलिए भी कर सकती हूँ कि शुरू में व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय जर्नी एज अ बीसीबीआई, आई रीच्ड आउट टू सो मेनी स्कूल्स इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी। इट वाज लाइक आईड कम टू योर स्कूल, मैं फ्री में आके ऑटिज्म के ऊपर पूरा लेक्चर डिलीवर करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे करने दीजिए। मैं आपकी टीचर्स को अवेयर करना चाह रही हूँ, मैं आपके स्टूडेंट्स को बताना चाह रही हूँ कि उनकी क्लास में अगर ये ऐसा बच्चा है तो उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आई थिंक आई रीच्ड आउट टू 10 to 15 schools, ओनली वन स्कूल रीच्ड आउट बैक टू मी। मसला तो है ना, ठीक है? होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है हमारे कल्चर के अंदर, हम इतना कंसिडर भी नहीं करते, और मेन स्ट्रीम स्कूल्स इंक्लूसिव नहीं है। हम ब्लेम डालते हैं टीचर्स पे, टीचर्स ब्लेम डालती है गवर्नमेंट पे, ब्लेम इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है, नथिंग गुड हैपेंस। सो मे बी वी नीड टू स्टार्ट स्मॉल। पहले खुद एक्सेप्ट करें टीचर्स के लेवल पे, इफ देयर आर एनी टीचर्स लिसनिंग टू मी, टीचर्स आपके इर्द गिर्द हैं अपने सर्कल के अंदर, उनको बताएं, वहां से स्टार्ट लें। नो क्वालिटी सपोर्ट फॉर यंग एडल्ट्स हमारे मुल्क के अंदर, ऑटिस्टिक टीनेजर्स और ऑटिस्टिक एडल्ट्स के लिए सपोर्ट नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। वेरी 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 लेस सेंटर्स आर देयर हु आर एक्चुअली वर्किंग विद दीज नीड्स, राइट? इस लेवल पे आके अर्ली इंटरवेंशन की सेटिंग्स ज़्यादा है, मैं एडमिट करती हूँ, मेरा अपना सेंटर भी जो है वो अर्ली इंटरवेंशन से ही रिलेटेड है। वी डेफिनेटली नीड मोर सेंटर्स फॉर ऑटिस्टिक एडल्ट्स एंड फॉर यंग एडल्ट्स एज वेल। स्टिग्मा तो डेफिनेटली है, ठीक है? हम डिसेबिलिटी के बारे में बात नहीं करना चाहते। आई वर्कड विद हेड स्टार्ट, हेड स्टार्ट में मेरी सबसे पहली जॉब थी एक्चुअली। वो अलग बात है कि सिर्फ 3 महीने की और फिर छोड़ दी बिकॉज आई डिडंट फाइंड इट सूटेबल फॉर व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। लेकिन हेड स्टार्ट में आई वाज देयर एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट। उनका एक इंक्लूजन का एक छोटा सा विंग था, तो एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ में होती थी थ्रू आउट द होल डे, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड एट द लेवल ऑफ सपोर्ट
जो उसके क्लास फेलोज उसको बच्चे को प्रोवाइड करते थे, लिटरली। आई मीन दिस इज नॉट ओके, बट उसका एक फ्रेंड ऐसा भी था जो कि उससे मार खा लेता था, कहता था कि ओ नो यू नो ही इज माय फ्रेंड, इट्स ओके इफ ही हिट्स मी, लुक आई एम स्ट्रांग, इट्स ओके। इवन दो इट्स नॉट ओके, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, होता सिर्फ इतनी सी एफर्ट थी कि हर साल के शुरू में, हर एकेडमिक ईयर के शुरू में वो अपने बच्चों को एक अवेयरनेस का लेक्चर देते थे कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी थोड़ी सी डिफरेंट नीड्स हैं, हमें उनका ख्याल रखना है, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट वाज रिक्वायर्ड। बट हमारे यहाँ हम बात ही नहीं करना चाहते। आपके घर में बच्चों को पता है ऑटिज्म के बारे में? वेरी वेरी फ्यू ऑफ पीपल इन माय फैमिली नो अबाउट इट। जितना बात करेंगे उतना अंदाजा होगा कि ये इतना बड़ा स्टिग्मा है नहीं जितना बनाया हुआ है। ठीक है। एंड नो एक्सेस टू लिव्ड ऑटिस्टिक एक्सपीरियंसेस, ये सबसे बड़ा बैरियर है। बिकॉज बिफोर आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया, मेरे पास भी लिव्ड ऑटिस्टिक एक्सपीरियंसेस का एक्सेस नहीं था। लिव्ड ऑटिस्टिक एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, एडल्ट्स हैं, जो कि एक अच्छी पोस्ट पे जॉब भी कर रहे हैं, अक्सर खुद स्पीच थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर एनालिस्ट हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, विद ऑटिज्म, विद एडीएचडी, एंड दे आर लीडिंग अ वेरी फुलफिल्ड लाइफ। उनके एक्सपीरियंसेस जब आप सुनते हो ना, तो आप इन चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है, फिर आप एक्सेप्टेंस के बारे में सोचते हो। जिस कंपनी के साथ में करंटली मेरी जॉब है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, उस कंपनी का ओनर ऑटिस्टिक है। और फिर अब आप सोचेंगे अच्छा ओनर ऑटिस्टिक है, ठीक है, कोई गोरा होगा। नहीं, ही इज इंडियन। ओके, ही हैज अ फैमिली, ही हैज अ डॉटर विद ऑटिज्म, राइट? ही इज लीडिंग एन एंटायर कंपनी। उसके एक्सपीरियंसेस से अगर अब मैं लर्न करूँ, और इसी से मिलते जुलते मेरे कोलीग्स हैं बहुत सारे जो कि ऑटिस्टिक हैं, जो कि एडीएचडी के साथ हैं, बट फंक्शन कर रहे हैं लाइफ के अंदर, खुद दमसेल्फ से आर थेरेपिस्ट। हमारे पास ऐसे लिव्ड एक्सपीरियंसेस नहीं है पाकिस्तान में। और हो तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई हमारे यहाँ कोई 30-40 साल का आदमी उठ के ये बोल रहा हो कि मैंने डायग्नोसिस करवाया है, मैं ऑटिस्टिक हूँ। उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं ना फिर हमारे माशरे में, अनफॉर्चुनेटली, राइट? सो वी डोंट हैव एक्सेस टू लिव्ड ऑटिस्टिक एक्सपीरियंसेस। इसलिए अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, और इंटरनेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। कितने ऐसे लोग हैं, सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, यूट्यूब की वीडियोस हैं, लोग बात कर रहे हैं आके इस बारे में। उनकी बातों को सुने, उनके एक्सपीरियंसेस सुने, आपको अपने बच्चों के एक्सपीरियंसेस अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज किड्स ये अपने एक्सपीरियंसेस खुद बयान नहीं कर सकते। पर इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ बैरियर्स हैं, ये एक्सक्यूजेस नहीं हैं। ठीक है? ना एक्सेप्ट करने के लिए ये एक्सक्यूजेस नहीं हैं, ये सिर्फ बैरियर्स हैं, इनको बैरियर्स ही समझिए और इनको हटाने की कोशिश कीजिए। ठीक है? और हटाने की जहाँ तक बात आती है, जब एक्सेप्टेंस की बात आती है, तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं, अब आपके ऊपर देखिए ना, दो चॉइसेस हैं आपके पास आज जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली उसकी बेसिस पे। या तो आप ऑटिज्म को एक्सेप्ट करेंगे एज अ ब्रेन डिफरेंस, जो हमने एक्सेप्टेंस की आज बात की, मे बी यू मे नॉट टेक एनी ऑफ दीज टू डायरेक्शंस। आप सिर्फ कुछ दिन इस सब को प्रोसेस करेंगे और फिर देखेंगे विच रूट डू आई हैव टू टेक। या तो आप वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, यू विल कीप सर्चिंग फॉर अ क्योर, right? You will keep forcing your kids to be like neurotypical kids. या आप एक्सेप्ट करेंगे कि okay, this is a brain difference and I need to work around it. I need to provide more support to my child and I love them the way they are, right? So the choice is yours. इसके बाद वही बात है, मेरा काम था आपको ये सारी information deliver करना, and I will keep on delivering it because I think we need to talk more about it. But action लेना is on you. सबसे पहली चीज, अगर एक्शन लेना ही है तो उसके लिए जरूरी है कि हम शिफ्ट कर जाएं न्यूरो अफर्मिंग लैंग्वेज पे। जब हम ऑटिज्म की बात करें ना, तो जिस तरह हम बात करते हैं ना, उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। न्यूरो अफर्मिंग लैंग्वेज इसलिए यूज करना जरूरी है क्योंकि हमारे चॉइस ऑफ वर्ड्स हमारे ब्रेन में हमारे परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं, और हमारा परसेप्शन इम्पैक्ट करता है हमारे एक्शंस को। अगर हम ऑटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स को सिम्टम्स का वर्ड देते जाएंगे, देन ऑफ कोर्स एट द बैक ऑफ आवर माइंड्स हम स्टिल ऑटिज्म को एज अ डिजीज कंसिडर कर रहे हैं ना, जिसका क्योर होना जरूरी है। वेयर एज अगर हम इसको एज अ ब्रेन डिफरेंस देखेंगे, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस तरह उसको परसीव करेगा। दूसरी चीज, इन लैंग्वेज इस लैंग्वेज पे शिफ्ट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप ये सोचें कि अगर जिस बंदे के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो आपको ये लैंग्वेज यूज करते हुए सुनेगा, when they hear us talking about them और writing about them, अपने बारे में कोई रिपोर्ट अगर ये बच्चे पढ़ सकें, तो क्या ये बच्चे सपोर्टेड फील करेंगे, वैलिडेटेड फील करेंगे, रिस्पेक्टेड फील करेंगे? और अगर आपका आंसर है नहीं, तो देन वी नीड टू चेंज।
ठीक है। तो इनके ऑब्सेशंस और फिक्सेशंस को ऑब्सेशंस से हटके इसको पैशंस के तौर पे देखिए। ठीक है, हाई लो फंक्शनिंग से हटके हम लेवल्स ऑफ सपोर्ट के ऊपर देखते हैं। ऑटिज्म के रेड फ्लैग्स नहीं होते, सिम्टम्स नहीं होते, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होते हैं। जब बच्चे आपसे अटेंशन मांग रहे होते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमें मैनिपुलेट करता है, ये हमें अटेंशन सीकिंग के लिए करता है, इसको इग्नोर करो। नहीं, ऑल बिहेवियर इज कम्युनिकेशन। वो बच्चा कनेक्शन सीख करना चाह रहा होता है। ठीक है, तो ये हम शिफ्ट लेकर आएंगे। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ऐसे अकाउंट्स को सोशल मीडिया पे फॉलो करना और इर्द गिर्द में ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करना जो न्यूरो अफर्मिंग हो। दीज आर जस्ट सम ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो देमसेल्व्स, जैसे आप ये बीच में न्यूरो वाइल्ड का एक अकाउंट देख रहे हैं, शी इज ऑटिस्टिक, शी हैज एडीएचडी, बट शी इज अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट एंड शी इज अ मम टू 3 किड्स जो कि न्यूरो डाइवर्जेंट हैं। ऐसे लोगों से सीखें। ठीक है, जो बाकी लोग हैं दे विल ओनली लिमिट योर थिंकिंग कैपेसिटी। दे विल ऑलवेज फोर्स यू टू गो इनटू दैट माइंडसेट कि ऑटिज्म का क्योर निकालो, क्योर निकालो, क्योर निकालो, इसकी स्टिमिंग को सप्रेस करो। राइट, ये जो कर रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वी नीड टू स्टार्ट फॉलोइंग दीज अकाउंट्स एंड दीज आर अगेन जस्ट सम एग्जांपल्स। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं कोई बात करूं, देयर इज ओनली वन अकाउंट दैट आई एम अवेयर ऑफ। अगर कोई और है प्लीज मुझे बताइए। Tuba Kesser, she does an amazing job at advocating for neurodiversity। और ये तब से कर रही हैं जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करने की। ठीक है, शी इज अ प्राउड मॉम ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड शी टॉक्स अ लॉट अबाउट इंक्लूजन। ठीक है, तो ऐसे लोगों से जब आप अपने आप को सराउंड करेंगे ना, शी टॉक्स अ लॉट अबाउट द पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दैट शी हैज विद हर चाइल्ड, जो कि आई थिंक हम भूल जाते हैं, डायग्नोसिस के बीच में कहीं रह जाते हैं। हमारे पास पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी तो होते हैं ना बच्चों के साथ। We forget to talk about their joys because we're so focused on the disability, right? So इस तरह के लोगों को फॉलो करना शुरू कीजिए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, अगली दफा जब आपके बच्चे का कोई प्रॉब्लम बिहेवियर आए ना या कोई मेल्ट डाउन आए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मैं इसको ये करने से कैसे रोकूं, अपना लेंस शिफ्ट करने की कोशिश करें अब। और ये सोचें कि मैं इसको कैसे ये चीज टीच करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा मार रहा है क्योंकि उसको कोई चीज चाहिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मैं इसका मारना कैसे रोकूं, आप सोचिए मैं इसको रिक्वेस्ट करना कैसे सिखाऊं। स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर एक बच्चा चीख रहा है, मैं इसको चीखना इसका कैसे रोकूं, नहीं, आपने सोचना है उस मोमेंट में व्हाट इज ही ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद मी, हाउ कैन आई सपोर्ट हिम टू डू इट इन अ बेटर मैनर। राइट। और एबीए थेरेपिस्ट जो मेरी ये सारी बातें सुन रहे हैं, इट्स अ वेरी हार्ड पिल टू swallow बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी अपनी फील्ड बिहेवियर एनालिसिस की है। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इतनी कंट्रोवर्सी है ना एबीए को लेके, सम पीपल विद ऑटिज्म एक्चुअली से कि उनके एबीए के एक्सपीरियंसेस बहुत ट्रॉमेटिक रह चुके हैं और वो यही सारी चीज़ें को माइंड में रखते हुए ये बातें करते हैं, क्योंकि हम उनको कभी कभी पॉइंटलेस और अनकंफर्टेबल टास्क कराते हैं जस्ट बिकॉज वी वांट देम टू लुक लेस ऑटिस्टिक। राइट। तो जो मास्किंग का एक पूरा प्रोसेस है ना, ये हम बेसिकली हमारे कभी कभार गोल्स ऐसे होते हैं कि इनडायरेक्टली हम बच्चों को मास्क करना सिखा रहे होते हैं, विच शुड नॉट बी द केस। तो जब आप बच्चों के गोल्स लिखें ना, तो अपने आप से ये सवालात जरूर कीजिए, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि इस गोल से इस बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है या सिर्फ उन लोगों की हो रही है जो उस बच्चे के इर्द गिर्द हैं। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा रश कर रही हूँ। नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द टाइम। एडवोकेटिंग की जहाँ तक बात आती है, किस तरह से हम अपने बच्चों की आवाज़ बन सकते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा पार्ट है। बी इन्फॉर्म्ड। जब तक आपके पास अवेयरनेस नहीं होगी, आप अपने बच्चों की स्ट्रेंथ से, उनके चैलेंजेस से अवेयर नहीं होगी, आप एडवोकेट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेट, जब जिसको किसी को भी आप बता रहे हो अपने बच्चे के बारे में, तो स्ट्रेंथ और क्लैरिटी के साथ बात कीजिए। लेस इमोशनल, मोर प्रोएक्टिव एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू नीड, व्हाई यू नीड एंड व्हाट्स द बेनिफिट। इसकी एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। अगर आपका बच्चा ऐसा है कि उसको नॉइजी इन्वायरमेंट्स नहीं पसंद हो, मुस्तकिल अपने कान बंद करके चलता है जब भी वो किसी क्राउडेड इन्वायरमेंट में होता है, तो आप उसके लिए कैसे एडवोकेट करेंगे? इट्स एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन टॉक टू हिज टीचर। मेरा बेटा नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स पहनना चाहता है क्लास में, क्योंकि कभी कभार क्लास का शोर उससे बर्दाश्त नहीं होता। और अगर वो हेडफोन्स पहनेगा तो उससे कॉन्सेंट्रेट आसानी से होगा, उसके हाथ बार बार कान को कवर करने में यूज नहीं होंगे, वो अपना क्लास वर्क आसानी से कर सकेगा। दिस इज हाउ यू एडवोकेट, इज जस्ट वन एग्जाम्पल। ठीक है।
ये बच्चे अपने लिए एडवोकेट नहीं कर सकते, आपको उनकी आवाज़ बनना है। स्क्रिप्ट्स तैयार कर लें बेशक, इट्स देयर इज़ नो हार्म इन प्रिपेयरिंग स्क्रिप्ट्स, और उसको बार-बार यूज़ भी आप कर सकते हैं। टीच चिल्ड्रन टू एडवोकेट फॉर देमसेल्व्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज़ थेरेपिस्ट्स कि हम बच्चों को सिखाएँ कि अपने लिए खुद कैसे बोलना है। मेरा इख्तिलाफ़ ये, और अगेन इख्तिलाफ़ मैं क्या बात करूँ, मैं पहले जब अगेन मैं पाकिस्तान में थी तो मैं भी नहीं सिखाती थी। यहाँ आके पता चला कि हम अपने बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो इस तरह रिक्वेस्ट करो, मैंडिंग करो, लेकिन हम उनको ना बोलना नहीं सिखाते फंक्शनली। हैव यू एवर नोटिस्ड? और अगर आप सिखाते हैं, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। लेकिन हम उनको ये नहीं सिखाते कि अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल कोई ब्रेक चाहिए, तो तुम्हें अपने आप को मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज़ से नो। या तुम एक नो एक कार्ड के ऊपर अगर लिखा है तो तुम उसको टैप कर सकते हो, तुम मुझे वो कार्ड दे सकते हो ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें एक काम नहीं करना। ठीक है? हम अपने बच्चों को ये चीज़ तो सिखाते नहीं है, क्योंकि बीच में हमारे ज़हन में ये डर होता है कि व्हाट इफ दे एक्चुअली स्टार्ट सेइंग नो? ठीक है? तो हमें तो उनकी हर बात माननी पड़ जाएगी। फ़ौरन ये ख़्याल आता है। राइट? तो उसके अलावा फिर वही बात है कि फिर आप उनको डिले एंड डिनायल टॉलरेंस सिखाते हैं, बट दैट्स अगेन इट्स अनदर कन्वर्सेशन, राइट? रिमाइंड योरसेल्फ कि जब आप अपने बच्चों के लिए एडवोकेट कर रहे हैं ना पेरेंट्स, तो यू आर नॉट टेकिंग टू मच स्पेस। आप अपने बच्चे की आवाज़ हैं। इट्स ओके टू बी योर चाइल्ड्स वॉइस। यू आर नॉट आस्किंग फॉर टू मच। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सोसाइटी आपको बोलेगी, आपने अपने बच्चे के लिए खड़ा रहना है। अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंगेज इन सेल्फ केयर। आई नो सेल्फ केयर इज लाइक द न्यू बज़वर्ड एंड एवरीवन टॉक्स अबाउट इट, और आपको लगता है नहीं ये तो बहुत ही कोई वेस्ट की कोई चीज़ है, लेकिन बात यही है कि जब तक आप अपना खुद का ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाएंगे, आप बच्चे के ऊपर फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। बच्चे का मेल्टडाउन आएगा, आपका उससे ज़्यादा बड़ा मेल्टडाउन आएगा, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। ठीक है? डबल टास्किंग नॉट मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि मल्टीटास्किंग हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं ना, हमारे खुद के सेंसरी एक्सपीरियंसेस बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। तो मदर्स को मैं कहूँगी कि आप डबल टास्क की तरफ फोकस को करना शुरू करें। डबल टास्किंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा काम है ना जो कि आपकी ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए, मतलब आपको फोर्स कर रहा है कि आप अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा टास्क है कि लॉन्ड्री फोल्ड करके रखनी है, कपड़े फोल्ड करके रखने हैं अलमारी में। उस दौरान यू कैन पेयर इट विद समथिंग एल्स दैट इज प्रेफरेबल टू यू। कुकिंग कर रही हैं, साथ में आप म्यूजिक सुन सकती हैं। ठीक है? या कोई पॉडकास्ट सुन सकती हैं। काम कर रही हैं डेली के, उसके साथ आप कोई, तो मल्टीटास्क ना कीजिए कि आप एट अ टाइम आप अपनी ईमेल्स भी आंसर कर रही हैं, एट अ टाइम आप खाना भी खा रही हैं, बिकॉज़ दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, राइट? बट यू कैन डबल टास्क इंस्टेड। सेलिब्रेट द विन्स एंड नोटिस देम मोर। समटाइम्स वी आर सो फोकस्ड कि मेरा बच्चा ये नहीं करता, ये नहीं करना, ये नहीं करता। हम ये नहीं देख रहे होते, हम नोटिस नहीं करते कि वो क्या-क्या कर रहा है। ठीक है? क्योंकि बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें वो बिल्कुल अच्छे से कर भी रहा होता है। बहुत सी चीज़ें उसके बचपने का भी हिस्सा होती हैं, वो भी हम इग्नोर कर देते हैं। एंड आस्क फॉर हेल्प। यू आर नॉट अ सुपर हीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम पीपल अराउंड यू, फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है? इट्स ओके। आप यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू फील लाइक कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाती, बिकॉज डेफिनेटली लाइफ इज टफ फॉर यू। एंड क्रिएट योर सर्कल ऑफ सपोर्ट। अपने इर्द गिर्द ऐसे पेरेंट्स के साथ उठिए बैठिए जिनके सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है? लेकिन पॉजिटिव लोगों में उठिए बैठिए, अपना सर्कल ऑफ सपोर्ट बढ़ाइए, क्योंकि इन बच्चों की वजह से अक्सर ये होता है कि हम अपने आप को, हम इनके ऊपर ब्लेम डाल के हम अपने आप को बहुत आइसोलेट कर देते हैं, हम मिलना जुलना छोड़ देते हैं। बट वी एज ह्यूमंस वी नीड टू सोशलाइज, राइट? तो ये सारी चीजें आपका अपना ख्याल रखने में आती हैं। जब आप अपना ख्याल रखेंगे ना, आप अपने बच्चे का भी ख्याल रख सकेंगे। तो एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा पार्ट है खुद का ख्याल रखना। एंड लास्टली, आई रियली लाइक दिस प्रेयर। I often use it to, help myself as well. कि God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. इसका क्या मतलब हुआ कि जो आप में से जो मुसलमान हैं, जो लोग सुन रहे हैं, कि अल्लाह ताला से आपने ये दुआ करनी है कि मुझे वो ताकत, वो पीस, इनर पीस दे दीजिए कि मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दूं जिनको मैं बदल नहीं सकती, और मुझे इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि जिन चीज़ों को मैं चेंज कर सकती हूँ मैं उनको कर सकूं।
लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इतना शऊर दे दीजिए कि उन दोनों चीज़ों के बीच में मैं डिफरेंशिएट भी कर सकूं कि क्या चीज़ मैं चेंज कर सकती हूँ और क्या चीज़ मैं नहीं चेंज कर सकती। ठीक है, एंड विद दैट वी आर डन। सॉरी, बहुत ओवरबोर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, लेकिन बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। एनी क्वेश्चंस या एनी थॉट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कि आपका एक कोई की टेक अवे था अगर इस वेबिनार से, तो वो क्या था? प्लीज़ यूज़ द चैट टू टेल मी अबाउट इट। आई वुड लव टू हेयर योर फीडबैक, क्योंकि ये टॉपिक मैं पहली दफ़ा कवर कर रही हूँ। आई डोंट नो what I should talk more about. So any feedback from your end regarding this, please? Shabana is asking, how can we get training of AAC device? आपकी speech therapist आपका best friend है इस मामले में, ठीक है? So speech therapists are the ones who are very much trained to help you out with this. बहुत सी दफ़ा स्पीच थेरेपिस्ट खुद आपको नहीं बताते हैं इन ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि अगेन वही बात कि पेरेंट्स की साइड से बाय नहीं आता हमें। ठीक है, तो ये मसला होता है। इसलिए बट मोस्ट ऑफ देम जो जिन्होंने मास्टर्स की डिग्रीज जिनके पास है, या हु हैव अ बीएस डिग्री इन ऑडियोलॉजी, आई डोंट नो डिप्लोमा होल्डर्स के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है या नहीं होती, लेकिन बीएस और मास्टर स्टूडेंट्स के पास इतनी होती है कि वो एएसी के अंदर ट्रेंड होते हैं। उनको पैक्स भी आता है सिखाना, उनको एएसी डिवाइसेस यूज करने भी आते हैं। तो आपका जो स्पीच थेरेपिस्ट है बच्चे का, उनसे आप बात कर सकते हैं कि मैं ये चीज़ स्टार्ट करवाना चाह रही हूँ। एसी का अगर आप टैबलेट्स पे देखना चाहें ना, तो प्रोलोको करके एक ऐप है, लैम्प करके एक ऐप है, और बेशुमार और ढेर सारी ऐप्स हैं। बेसिकली वो ऐप आप डाउनलोड करते हो लैपटॉप के अंदर, सॉरी टैबलेट के अंदर या आईपैड के अंदर, एंड दैट्स बेसिकली द होल इंटरफेस। उसके अंदर आप खुद ऑप्शंस कस्टमाइज भी कर सकते हो, बटन्स ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। आई थिंक रिसेंटली फायजा भमानी जो यू मैटर की बीसीबीए हैं, she posted it on her page as well, and I think Isma also posted about it. So there some of their kids are using this, so it'll give you an idea of what it looks like. ठीक है, any other question, guys? I love the quote as well, Samya. I really like the quote. It helps you sort of deal with things a lot of times. Yeah. And was this session informative? I don't know. But do let me know. मुझे आपका feedback चाहिए, क्योंकि um, ये बातें करना बहुत मुश्किल है। मैं आज भी मैं सारा टाइम अपने आप को यही बताती रही कि दीज आर वेरी टफ कन्वर्सेशंस। बहुत माइंडफुल होकर इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना पड़ता है, क्योंकि अगेन वही बात, आप जो पेरेंट्स हैं ना स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ, वो बहुत दुखी दिल के पेरेंट्स होते हैं। तो उनके उनसे बात करने का तरीका, उनको इन्फॉर्मेशन देने का तरीका, हमें बहुत दफ़ा चीज़ों को सोचना चाहिए कोई भी बात करते वक्त, लेकिन एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूर चाहिए। ठीक है, Binesh, thank you so much for your feedback. Key takeaway for you is that you need to look at the positives instead of looking at the dark side of autism. Absolutely, we need to accept our children first, and the world will follow. For sure, they will. देखिए, अगर हम ये कहते रहेंगे ना कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम भी तो सोसाइटी है ना। हम सोसाइटी का पार्ट हैं कि नहीं है? हैं। कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो लीजिए। और हम अब और अवेयर होते जा रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन बस हमने अपनी एफर्ट जारी रखनी है। Sanya, thank you so much. Um, thank you, Aisha. If you guys want to leave, you can, but I'm just sticking around. किसी की और कोई सवाल, कोई comments होंगे तो मैं 1-2 मिनट और रुकूंगी, उसके बाद I'll end this session, और recording आप लोगों को मिल जाएगी। Mahabano, thank you so much. You're saying it was super informative. And I'm glad that your husband was able to join it as well. Hope a lot more therapists take inspiration. Thank you so much. I hope we continue to spread the word. जब कोई नई चीज़ होती है ना, किसी भी नई चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, तो मैसेज को एक्सेप्ट होते होते, सिंक होते होते बहुत टाइम लगता है। और आई थिंक अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना कि मुझे ये होता है कि जो चीज़ें हमारी वेस्ट में लोग सीख रहे हैं, तो वो मेरे पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं सीख सकते? ठीक है, वहाँ तो ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज इतनी नहीं है। जो भी करना है हमने खुद ही करना है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग, मेरी कोशिश है। लेकिन आप लोग जो आज सीख के जाएंगे यहाँ से, प्लीज़ 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 बात करना शुरू कीजिए अपने सर्कल के अंदर, अपने दूसरे पेरेंट्स से जिनके साथ आप इन टच हैं। स्टार्ट हैविंग दीज टफ कन्वर्सेशंस। ठीक है, दीज आर टफ कन्वर्सेशंस। आई एम गोइंग टू लीव माई email address
इन द चैट। प्लीज़ फील फ्री कि मुझे कोई भी आप फीडबैक ईमेल के थ्रू दे सकते हैं, कोई क्वेरी हो किसी भी चीज़ के बारे में मैं आपको हेल्प कर सकूँ। पूरी मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम से ईमेल का रिप्लाई करूँ, कभी-कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो प्लीज़ अलाउ सम ग्रेस फॉर दैट। Um, Sanya, you're asking one question. ABA therapy is better or speech or with ABA therapy is better or speech with OT and behavioral. All three separate. Here in Saudi Arabia, ABA is not common. Absolutely, I understand that. मुझे one of my supervisors was from Saudi and she told me कि ABA को recognize नहीं करते इतना. Speech and OT भी उसी तरह beneficial है. ठीक है, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बच्चे की कम्युनिकेशन की नीड्स मीट हो रही है ना, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट काम कर सकते हैं उसके ऊपर, एंड कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज अ बिहेवियर, इसलिए हम बिहेवियर एनालिस्ट भी उसके ऊपर किस हद तक काम करते हैं। ओटी यानी कि उसका सेंसरी एस्पेक्ट और उसका कम्युनिकेशन एस्पेक्ट एड्रेस हो रहा है, तो दे आर इन गुड हैंड्स, राइट। आई एम नॉट सेइंग एबीए इज यूजलेस, ओके, इट्स माय फील्ड, लेकिन इन एन एरिया जहाँ पे नहीं है एक्सेस एबीए का, और हर बच्चे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी हमारे बच्चों को जरूरत नहीं होती है एबीए की, सिर्फ स्पीच और ओटी से भी काम चल जाता है। बट अगेन एबीए इज important फॉर देम टू सॉर्ट ऑफ मैनेज देयर बिहेवियर्स, उनको बिहेवियर रिप्लेसमेंट सिखाने के लिए, या जब स्पीच थेरेपिस्ट हमारे पास आते हैं ना, कहते हैं बच्चा बैठ ही नहीं रहा सेशन के अंदर, या बहुत ज़्यादा behaviors of concern आ रहे हैं इसके, then that's where we step in. So again, the same blend of therapies may not work for every child, but ABA is important, but speech and OT can do wonders. ठीक है, तो जो आपके पास है रिसोर्स उसका भरपूर फायदा उठाएं. ABA और speech definitely can do really well. Thank you, Tuba, for tuning in. Hamna is saying it's so important to sit with parents with special needs, provide them support and create a community. Absolutely, absolutely. Parents को हमने as road blocks नहीं देखना, उनको involve करना है. Thank you, Aisha, for tuning in. Um, anyone else? मैं सिर्फ आपकी messages और comments वगैरह पढ़ रही हूँ. Thank you, Mahabano. That's really nice of you and kind of you to say that. Thank you for trusting us to work with your kid. वी ट्राई आवर बेस्ट. देखें, पूरी कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने की दिन ब दिन. हम परफेक्ट नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एज लॉन्ग एज दे आर ट्राइंग टू बिकम बेटर, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. ठीक है, तो बस पेरेंट्स का भी मैं यही कहूंगी कि अपने जो कंसर्न्स हुआ करें उनको कम्युनिकेट जरूर किया करें थेरेपिस्ट से. अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है एक पर्टिकुलर थेरेपी से, यू आर पेइंग सो मच, यू डिजर्व द बेस्ट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग द बेस्ट, either communicate it to them, और communicate करने के बाद भी if they are not able to work out on a plan for you, switch therapists. It's okay, right? ओके जी, बहुत शुक्रिया. इसके साथ I'll end this session. ठीक है, and yeah, I'll go and start preparing सहरी now because it's 5 a.m. where I am right now. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए, and I hope you guys are able to get some good night's sleep and reflect on whatever we've talked about today, and you're able to talk about this with other people, have conversations. और जो ये वीडियो की रिकॉर्डिंग होगी वो I'm probably going to put it on YouTube, so you can share the link with as many people as you can who were not able to tune in. Around 150 people registered for this webinar, लेकिन real time में live सिर्फ I think 25 were there. So I'm hoping the rest will tune in through recordings. And yes, the session has ended, Laiba. Did you just join in? रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपको मिल जाएगी, स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी. ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.